अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हमारी CTS का सेकंड टेस्ट हुआ। तो सेकंड टेस्ट में जो केमिस्ट्री पोर्शन है वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। लास्ट टाइम हमारा CTS पार्ट 1 में यानी कि फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ में फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ के फर्स्ट टेस्ट में हमारा सिलेबस था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड रेडॉक्स प्लस हाइड्रोजन। आज हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। शाबाश। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारी केमिस्ट्री में आज आया था। वेरी सिंपल एंड आज मतलब ब्यूटी ये है कि हर एक क्वेश्चन में पेज नंबर फ्रॉम NCERT वहीं से आपके टेस्ट में दिया था, वही यहाँ से आपके पेपर में दिया था। तो अगर हम डिस्कस ना भी करें, अगर हम इन क्वेश्चंस को मतलब या इन क्वेश्चंस की इंटरेक्शन यहाँ पे ना भी करें, आपको बस NCERT ओपन करनी है। NCERT ओपन करके पेज नंबर आपको दिया गया है, जैसे पेज नंबर 33 है, आपको डायरेक्टली मिलेगा, आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में वेरी सिंपल, द चार्ज टू मास रेशियो फॉर न्यूट्रॉन इज, न्यूट्रॉन का ई बाय एम रेशियो निकालना है या चार्ज बाय मास रेशियो निकालना है। तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन होता है 0, मास कितना होता है 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो मास को m ही रखते हैं, तो 0/m इज 0। तो इसका चार्ज शाबाश, इसका चार्ज टू मास रेशियो जो आएगा वो 0 आ जाएगा। वेरी सिंपल। डायरेक्ट पेज नंबर 33 पे लिखा है चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। आप खोलोगे NCERT आपको डायरेक्ट दिखेगा पार्ट 1 में, क्योंकि दोनों टॉपिक जो है चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो या केमिकल बॉन्डिंग हो, दोनों NCERT पार्ट 1 11 की पार्ट 1 NCERT में। तो पेज नंबर 33 पार्ट 1। सेकेंड इज EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ इन द फॉलोइंग इज। डायरेक्ट आप पेज नंबर 38 NCERT का खोलोगे तो आपको डायरेक्ट मिलेगा कि एक ऑर्डर दिया हुआ है, गामा रेज, एक्स रेज, UV रेज, विजिबल, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड लास्ट में गिवन होगा रेडियो वेव्स। तो ये जो होता है ये होता है एनर्जी ऑर्डर, और ये जो होता है ये वेवलेंथ ऑर्डर होता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किन की होती है? रेडियो वेव्स। तो द आंसर इज डायरेक्टली रेडियो वेव्स। तो सिंपल सवाल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। In photoelectric effect, threshold energy is equal to option A, kinetic energy of ejected electron, option B, kinetic energy of striking photon, option C, energy of striking photon minus kinetic energy of ejected electron, energy of striking photon plus kinetic energy of ejected electron। तो सबसे पहले NCERT आप खोलोगे, पेज नंबर 42 पे आपको डायरेक्ट इक्वेशन एक मिलेगी। इक्वेशन क्या है? H न्यू जो होता है वो होता है H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी या 1/2 of mv²। तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी। ये सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एप्लीकेशन है। यानी कि आप क्या देते हो, आप उस मेटल पे लाइट स्ट्राइक करते हो, जिस लाइट की एनर्जी कितनी होती है H न्यू, ये आपका वर्क फंक्शन होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालना है। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये है H न्यू नॉट। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो मेरा H न्यू नॉट होगा, H न्यू नॉट सीधे आपका निकलेगा H न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो आपने दी माइनस शाबाश माइनस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है? सीधे एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। मैं ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, सही दैट पेज नंबर दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ोगे, रिवाइज भी होगा, रिविजन भी अपने आप हो जाएगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश। सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रेंजेस, मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन इज, शाबाश, दैट इज पेज नंबर 45 पे 46 पे, पेज नंबर 45 पे एक टेबल बना हुआ है। तो मेन चीज इज पेज नंबर 45। तो अल्ट्रावायलेट में अगर आप लोगों ने देखा होगा लाइमन, बाल्मर, पास्चन, पीफंड, हम्फ्री जो भी है, सबसे ज़्यादा ये UV रीजन में होती है, ये जो है ये विजिबल जोन में होती है, बाकी सारी इंफ्रारेड जोन में होती है। तो अभी मुझे अल्ट्रावायलेट का पूछ रहा है, द आंसर डायरेक्ट इज लाइमन सीरीज। द आंसर इज लाइमन सीरीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहीं पे है और एक सवाल। करेक्ट वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज। तो ये इनडायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट NCERT पे नहीं लिखा है। कुछ क्वेश्चन जो इनडायरेक्ट NCERT से मतलब बनाए गए सवाल है। तो एनर्जी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखना है। तो वेलोसिटी एंड n में आपको रिलेशन देखनी है। बोहर्स में जब आप बोहर्स ऑर्बिट में वेलोसिटी निकालते हो तो v का वैल्यू आता है c/137 × z/n।
तो वेलोसिटी एंड एन में डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है, और कैसे इनवर्स है? सीधे v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। द आंसर इज सीधे वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। यहाँ c का वैल्यू आप पुट कर सकते हो 3 × 10⁸, तो आपको कुछ और वैल्यू आ जाएगा, लेकिन लास्ट में ये z/n वैसे ही रहेगा। इसका z के साथ एटॉमिक नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और n के साथ इनवर्स रिलेशन है। सिंपल सवाल है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी पे ऐसे नहीं लिखा है। अभी तक जो भी सवाल हमने पढ़े वो डायरेक्ट एनसीईआरटी पे बिल्कुल वैसे ही लिखे हैं जैसे आपके टेस्ट सीरीज में थे, जैसे आपके टेस्ट में थे, जैसे आपके पेपर में थे। तो ये इनडायरेक्ट सवाल है। तो अगर आप देखोगे शाबाश, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। हाँ, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसकी भी एक्सप्रेशन, इसका भी एक्सप्रेशन एनसीईआरटी में गिवन है। अब एक्सप्रेशन गिवन है, एग्जैक्ट ये नहीं लिखा है, तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस है, सिंपल कैलकुलेशन है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ऑफ 4th ऑर्बिट ऑफ दिस। आपने ई के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़ा है, E इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z² तो यह आएगा -13.6 इंटू Z²। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो -13.6 इंटू Z²। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो 2² n वहीं से गिवन है 4th ऑर्बिट, तो यह आएगा 4²। तो कितना आ जाएगा? -13.6 शाबाश इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16, 4 1s 4 4s 4 1s 4 3s are 12 पॉइंट, शाबाश 4 4s are 16, वो आ गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द आंसर इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन पेज नंबर 48 पे लिखा है, लेकिन एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा है, तो आपको वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। If for a microscopic particle, Heisenberg's uncertainty principle से सवाल है। Heisenberg's uncertainty principle NCERT पे पेज नंबर, शाबाश, पेज नंबर 51 पे लिखा है। If for a microscopic particle delta x is equal to 4 times delta p, uncertainty in position is equal to 4 times uncertainty in momentum, then uncertainty in its linear momentum is, मुझे डेल्टा p निकालना है। तो मैंने एक इक्वेशन पढ़ी है, डेल्टा x डॉट यहाँ मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा p जो होता है, जब हम सॉल्व करते हैं हम लिखते हैं h/4π। डेल्टा x डॉट डेल्टा p किसके बराबर होता है? या ग्रेटर और इक्वल टू हम लिखते हैं, तो लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम इक्वालिटी साइन यूज करते हैं। अब डेल्टा x के बदले हम लिखेंगे 4 टाइम्स डेल्टा p डॉट डेल्टा p किसके बराबर है? h/4π। क्यों डेल्टा x को सबस्टिट्यूट किया? क्योंकि मुझे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालना है। तो ये 4 नीचे आएगा, उधर बनेगा डेल्टा p² किसके बराबर? h/4 नीचे आ जाएगा, ये बनेगा 16π। ये बनेगा 16π। तो मेरा डेल्टा p जो यहाँ से आ जाएगा, शाबाश, डेल्टा p कितना आ जाएगा? डेल्टा p यहाँ से आ जाएगा, शाबाश, कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ h/16π। तो 16 जब नीचे रूट से बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा 4, अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ h/π। सो द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज 1/4 अंडर रूट ऑफ h/π। द आंसर इज 1/4 अंडर रूट ऑफ h/π। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नंबर ऑफ सब शेल्स इन एन शेल इज, पेज नंबर 55 पे, जहां पे एजिम्यूथल क्वांटम नंबर लिखा है, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर का ही सवाल है। नंबर ऑफ सब शेल्स इन एन शेल इज, तो मुझे पता है शेल K, L, M एंड N ये है, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। तो N जो है ये 4th शेल है। तो हमने पढ़ा है नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए शेल इज इक्वल टू N। Number of subshells in a shell is equal to n. N is principal quantum number. So for n is equal to 4. n shell के लिए principal quantum number n का वैल्यू होता है 4, तो इसका मतलब सीधे है, so number of subshells will be 4। यहाँ आप सीधे ये भी बोलोगे K shell में S होता है, L में S और P होता है, M में S, P और D होता है, N में S, P, D and F, यानी कि 4 subshells होती हैं, तो number of subshells is 4। आप ऐसे भी बोल सकते हो। इसी मतलब यहीं पे और एक सवाल है जो क्या, इफ ईच ऑर्बिटल कैन हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन ए एफ सबशेल इज। अगेन अच्छा, मतलब सिंपल सवाल है, लॉजिकल है। एफ सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 सबशेल्स है।
7 ऑर्बिटल्स है, एफ सब शेल के 7 ऑर्बिटल्स है। अब एफ सब शेल में मुझे कह रहा है अगर ईच ऑर्बिटल में ओनली एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर हम 2 के बजाय ओनली एक रखेंगे तो मुझे बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे। जब अगर इसमें भी एक 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 एंड एक 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तो 7 ही इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज 14 होता है, क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन सवाल वहीं से बता रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कितना मानेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मानेंगे एक ऑर्बिटल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना आ जाएगा 7। ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस। तो डायरेक्टली आप एनसीईआरटी पेज नंबर 57 एंड 58 खोलोगे, आप लोग पढ़ते भी हो एस सब शेल जो होता है उसी में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एस में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहां पे ये पी, ये डी, ये पी, the only option that is S is 1s, the answer is 1s। S होता है spherically symmetrical, तो वो आप लोगों ने पढ़ा है एनसीईआरटी पे, डायग्राम बना के भी है, पेज नंबर 57 and 58। Moving on to the next one, number of electrons in nitrogen atom for which azimuthal quantum number L is 1। azimuthal quantum number L का वैल्यू जो है वो है 1। कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए L का वैल्यू 1 है? किस में? नाइट्रोजन में। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का सवाल है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। आप लोगों ने पढ़ा है फॉर s L इज इक्वल टू 0, फॉर s L इज इक्वल टू 0 एंड फॉर p L इज इक्वल टू 1। तो मुझे वहीं से बता रहा है जिसमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L का वैल्यू कितना है 1, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का L का वैल्यू 1 P के लिए होता है, तो इनडायरेक्टली सवाल पूछा है P में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों? बिकॉज P के लिए ही एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L का वैल्यू होता है 1। तो इसका मतलब क्या है, उस P में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। सो द आंसर इज 3। अगर सवाल होता है जिसमें L का वैल्यू 0, तो L का वैल्यू 0 S के लिए होता है, तो S में 2, इस S में 2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन ये 1 बोल रहा है, तो 1 ओनली P में L का वैल्यू होता है, तो P में 3 इलेक्ट्रॉन है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 3। For which of the following orbitals the number of radial nodes is maximum? Number of radial nodes डायरेक्ट पेज नंबर 59 में नीचे कॉर्नर में लिखा है, लास्ट लाइन। शाबाश। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, यही सब लिखा है वहाँ पे। तो अभी रेडियल नोड्स के लिए उसने लिखा है फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1। तो अब निकालो n माइनस l माइनस 1, तो इसका n कितना है? ये है n, तो 1 माइनस s के लिए l का वैल्यू होता है 0, फॉर्मूला में -1। ये है n, ये है l, ये है n माइनस l और अपना -1, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा 0। इसमें निकालो p में, n है 3, p में l का वैल्यू होता है 1 और अपना -1, तो 3 माइनस 2 इज 1, तो इसका वैल्यू आ गया 1। इसमें एक रेडियल नोड। इसमें निकालो 3 माइनस 0 माइनस 1, तो ये आएगा 2। क्यों? क्योंकि n है 3, l के s के लिए l का वैल्यू 0, -1 फॉर्मूला का तो 2, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस n इज 5, p में l का वैल्यू 1 -1, तो 5 माइनस 2 इज 3, तो इसमें 0 1 2 एंड 3, तो मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम इज 5p, द आंसर इज 5p। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम बार बार पूछा जाता है, सेम सवाल। तो हाँ, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, पेज नंबर 64 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, जहाँ पे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, तो क्रोमियम एंड कॉपर पहले आपके दिमाग में आता है, तो पेज नंबर 64 पे लिखा है। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 24 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6, शाबाश, 3s2 3p6, शाबाश, 4s2 एंड 3d4 होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू द मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, ये s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, तो ये बनता है 4 + 1 यानी कि 3d5 एंड 4s1, और बाकी ये सारा अर्गॉन 18 है, तो अर्गॉन 18 4s1 3d5, अर्गॉन 18 3d5 4s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी मतलब
करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल फॉर D4, ये बिल्कुल इस पेज के बिल्कुल दूसरे साइड, वहां पे ओनली एक्सचेंज लिखा है, वो एरोज बनाए हैं। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी कभी खोली होगी तो पेज नंबर 65 पे आपको नंबर ऑफ एक्सचेंज बताना है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज आप कैसे बताओगे? शाबाश, नंबर ऑफ एक्सचेंज आप कैसे बताओगे? नंबर ऑफ एक्सचेंज आप कैसे बताओगे? तो D4, डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 एंड 5। अब देख लो, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 एंड 4, हुंस रूल के हिसाब से हर एक में एक एक जाएगा पहले। अब मुझे बोलो एक्सचेंज किस में कितने ज़्यादा पॉसिबल है, किस में कितने ज़्यादा एक्सचेंज है। ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के 3 एक्सचेंज पॉसिबल है, हो गए 3। अब इस इलेक्ट्रॉन की बारी, ये इसके साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन के आएंगे 2। अब आप बोलोगे सर ये तो इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी ये करता, लेकिन उसको हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है, तो इसलिए अब दोबारा फिर से कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एक्सचेंज हमने ऑलरेडी पहले वाले में कंसिडर किया है, +2। अब इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अब इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन में, शाबाश, इस इलेक्ट्रॉन में ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, इसका आएगा 1। अब आप बोलोगे सर ये तो इसके साथ भी कर सकता है, ये तो इसके साथ भी कर सकता है, लेकिन इसके साथ वाला हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है और इसके साथ वाला भी ऑलरेडी हमने कंसिडर किया है। अब ये जो है ये इन तीनों के साथ एक्सचेंज करता, लेकिन ये तीनों ऑलरेडी मैंने इसका वाला भी इसके साथ कंसिडर किया है, शाबाश, इसका वाला भी इसके साथ कंसिडर किया है, एंड ये वाला भी इसके साथ कंसिडर किया है। तो इसका कोई एक्सचेंज अब नहीं बचा। तो 3 + 2 + 1 is 6। तो पॉसिबल नंबर ऑफ एक्सचेंज इज 6। ये मैं फिर से बताऊंगा, पॉसिबल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 6। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज हम कैसे देखते हैं? मैं फिर से डी जो है, डी के 5 ऑर्बिटल बनाऊंगा, 1 2 3 4 एंड 5। डी के 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4। यहां पे मैं लिखूंगा इसका नाम A B C एंड D। तो A B के साथ एक्सचेंज करेगा, A C के साथ एक्सचेंज करेगा, A D के साथ एक्सचेंज करेगा, तो A के आ गए 3 प्लस। अब B A के साथ करता, लेकिन A का B, A एंड B का एक्सचेंज ऑलरेडी कंसिडर हुआ है, तो B किसके साथ करेगा? C के साथ। और B किसके साथ करेगा? D के साथ। तो B के आएंगे 3, मतलब 2। अब C जो है, C करेगा D के साथ मतलब एक्सचेंज, बस, तो D का आएगा 1। सर C तो B के साथ भी कर सकता है, लेकिन B और C का ऑलरेडी हमने इंक्लूड किया। सर C तो A के साथ भी कर सकता है, C एंड A का हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया। तो इसका मतलब है 3 + 2 + 1 is 6। तो पॉसिबल एक्सचेंज जो है वो 6 है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज, डायरेक्ट पेज नंबर 46। आपको कुछ नहीं करना है, पेज नंबर 46 पे आपने वहां पे ऐसे बना के है डायग्राम, वहां पे ऐसे बना के है डायग्राम, शाबाश, ऐसे बना के है लाइमन बाल्मर पास्चन सीरीज। अब बता क्या रहा है मुझे? बोलो पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इसके लिए फॉर्मूला भी है, लेकिन यहां पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक्साइटेड फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज सेकंड शेल, सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज थर्ड शेल। क्योंकि शाबाश, सेकंड He पॉजिटिव में शेल नंबर n का वैल्यू है 1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 तो इसका n है 1। तो इसका फर्स्ट एक्साइटेड है सेकंड शेल, इसकी सेकंड एक्साइटेड है थर्ड शेल, इसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट है फोर्थ शेल, इसकी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है फिफ्थ शेल। तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n = 5। तो अगर हम ये मानेंगे 1, ये n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, तो मुझे जो है ये वाली मुझे चाहिए ही नहीं। अब 5 से लाइमन सीरीज में कहां आएगा? बिल्कुल n = 1 में। तो ये एक लाइन स्पेक्ट्रल लाइन, ये दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन, ये तीसरी स्पेक्ट्रल लाइन, ये चौथी स्पेक्ट्रल लाइन। सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो बनेंगी वो बनेंगी 4। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मतलब आप डायरेक्टली पेज नंबर 63 पे भी, पेज नंबर 66 पे भी साबुन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है 66 पे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जो पेज नंबर 66 पे है, दूसरा हुंस रूल अप्लाई करना है जो पेज नंबर 63 पे। अब मैग्नीज का एटॉमिक नंबर जो है वो है 25, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, आर्गॉन 18, तो 18, 4s2 एंड 3d5।
4s2 एंड 3d5। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो इसका सीधे 1s2 2s2 2p5। शाबाश। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। उसके बाद क्या है, कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इसकी भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गॉन 18, आर्गॉन 18, और इसका है 4s1 एंड 3d10। मुझे नंबर ऑफ अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आर्गॉन 18 में सारे पियर्ड, तो 4s2 जो है वो पियर्ड है, एंड 3d5, 3d1 2 3 4 एंड 5, हर एक में एक 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 एंड एक 5 अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीज में 5 अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन देख लो, ये 1s2 पियर्ड, 2s2 पियर्ड, 2p5, मैं डायरेक्टली 2p5 बनाऊंगा, 1 2 3, उसके बाद हुंस रूल के हिसाब से पेयरिंग। तो अब मुझे बोलो इसमें अनपियर्ड जो है वो ओनली एक है। अब मुझे बोलो नाइट्रोजन, पियर्ड एंड पियर्ड, 2p3, शाबाश 2p3, 1 1 एंड 1, तो इसमें 3 अनपियर्ड है। कॉपर, ये पियर्ड, 4s1 अनपियर्ड है, एंड 3d10, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 एंड 10, तो सारे के सारे पियर्ड है, ओनली एक अनपियर्ड है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीज में है। सो द आंसर इज मैग्नीज, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 है। तो अब देखेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, orbital angular momentum of 2p orbital is, orbital angular momentum of 2p orbital is, orbital angular momentum के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ी होगी। अब मैं यहाँ पे नीचे में दूसरा कलर यूज करूंगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ी है, शाबाश। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है अंडर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 h बाई 2 पाई, अंडर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 h बाई 2 पाई। पेज नंबर 55 पे है, लेकिन ये इनडायरेक्ट सवाल पूछा गया है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी पे बिल्कुल वैसे ही नहीं है जैसे बाकी सवाल थे। तो ये है अंडर रूट ऑफ l फॉर p, अभी भी हमने इससे पहले भी सवाल में देखा, फॉर s l इज इक्वल 0, फॉर p l इज इक्वल टू 1, फॉर d l इज इक्वल 2, एंड फॉर f l इज इक्वल 3। सो फॉर p l इज इक्वल टू 2, तो ये आएगा, फॉर p l इज इक्वल टू 1, सॉरी, तो ये आएगा 1 प्लस 1, एंड बाहर आ जाएगा h बाई 2 पाई, एंड h बाई 2 पाई को वहीं से बता रहा है, इसको h क्रॉस मान लो। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, तो रूट 2 h क्रॉस इसका आंसर होगा। द आंसर इज रूट 2 h क्रॉस इसका आंसर होगा। De Broglie wavelength of a particle is correctly related with its linear momentum. What is the relation between lambda and p? What is the relation between de Broglie's wavelength and momentum? Lambda is equal to h by p. डायरेक्ट पेज नंबर 50 पे बिल्कुल सेम इक्वेशन गिवन है। lambda is equal to h by p. Lambda is equal to h by p. Moving on to the next one. Moving on to the next one. 69 कुदाओ 68 सही। Moving on to the next one. If radius of third Bohr orbit of helium is x, तो रेडियस पे सवाल है, इनडायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट पूछा नहीं गया है। रेडियस की इक्वेशन लिखी हुई है एनसीईआरटी पे, x एंगस्ट्रॉम है, He पॉजिटिव की रेडियस। मुझे क्या निकालना है, मुझे सेम ऑर्बिट, सेम यानी सेम ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल 3 ही सिलेक्ट करना है, लेकिन किसका, Li2 पॉजिटिव का। तो बार बार मैं एक ही बात बोलता हूं, एक रेडियस गिवन, दूसरी रेडियस निकालनी है, दोनों को डिवाइड करेंगे। मैं लिखूंगा ऊपर निकालना किसका है, लिथियम का, तो R ऑफ Li2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय R ऑफ He पॉजिटिव लिखेंगे। तो हम रेडियस का एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो ये आएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर, वो आएगा 3 स्क्वायर अपॉन z, ये आ जाएगा 3। क्यों, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। फॉर्मूला क्या है R की, 0.529 इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, 0.529 इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। शाबाश। तो 0.529 यहां पे भी आएगा, इंटू n स्क्वायर 3 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट यहां पे भी है, यहां पे लिखा है सेम ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट इज 3 स्क्वायर अपॉन एटॉमिक नंबर इज 2, ये एंड ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 3 स्क्वायर बाई 3, इसको रेसिप्रोकल होगा 2 अपॉन 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर विल गो, ये आ जाएगा 2/3। तो अब वैल्यू पुट कर लो, क्या मैं लिख सकता हूं, R ऑफ Li2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय R हीलियम गिवन है x एंगस्ट्रॉम, तो डिवाइडेड बाय x, ये कितना आएगा 2/3। तो मुझे बोलो शाबाश, R Li2 पॉजिटिव क्या निकलेगा, वो निकलेगा सीधे 2/3x। R Li2 पॉजिटिव क्या निकलेगा, 2/3x। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, एक रेडियस गिवन, दूसरी रेडियस निकालनी है, दोनों को डिवाइड करेंगे। बोर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर,
बोर्स थ्योरी की बड़ी लिमिटेशन है, इट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, यानी कि वन इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब मुझे बोलो H एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए एप्लीकेबल है। He पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक लूज किया है, इसके लिए एप्लीकेबल है। Li2 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन 2 लूज किए हैं, इसके लिए एप्लीकेबल है। Na पॉजिटिव मतलब 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है। द आंसर इज Na पॉजिटिव। द आंसर इज Na पॉजिटिव। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन एटम इज 71। हाँ 70 हो गए। करेक्ट ऑर्डर फॉर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन एटम इज, एनसीईआरटी पे एक लाइन है, ये बहुत अच्छा सवाल है। एनसीईआरटी पे लाइन है, पेज नंबर 55 पे डायरेक्ट लाइन लिखी है कि रेडियस और एनर्जी हाइड्रोजन एटम की ओनली डिपेंड करती है अपॉन एन, या फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो एनर्जी होती है वो ओनली डिपेंड करती है अपॉन एन दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। पेज नंबर 55 आप खोलोगे, बोल्ड में लाइन लिखी है दैट इट इज वैलिड, मतलब ये एनर्जी एंड रेडियस वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ओनली डिपेंड करती है अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तब हम यूज करते हैं n+l रूल, लेकिन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एनर्जी जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ n ओनली, इट डिपेंड्स अपॉन n ओनली। तो अगर ये n पे डिपेंड करती है, अब यहां पे वो अब्बा प्रिंसिपल नहीं लगेगा कि अब्बा प्रिंसिपल के हिसाब से किसकी ज्यादा, n+l रूल नहीं लगेगा, सीधे 4p एंड 4s की एनर्जी सेम होगी क्योंकि दोनों का n सेम है। हाँ, अगर ये हाइड्रोजन के बजाय कोई और होता तो 4p एंड 4s में इसमें n+l रूल लगाना था, तो 4 + 1 दैट इज 5, इसका आता 4 + 0 दैट इज 4, तो 4p का 4s से ज्यादा था। अगर लेकिन कौन सा होगा, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये ऑर्डर लगेगा, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 4s 4p 4d कुछ भी हो, n का वैल्यू सेम है तो उनकी एनर्जी सेम होगी। तो 4s = 4p, 3d = 3p, 3s and 2s greater than 2p। अब 3s greater than 2p, 3s greater than 2p, 4s greater than 3d। क्यों? क्योंकि जिसका n ज्यादा है, आप लोगों ने एनर्जी पढ़ा है, इट इज इक्वल टू -13.6 इंटू z² अपॉन n²। जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा निकलती है। ये इनवर्स रिलेशन नहीं है, ये माइनस जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका मतलब क्या है, आपने देखा है जिसका n ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन डायरेक्ट रिलेट करता है इसके साथ। तो इसका मतलब क्या है, 4s का n ज्यादा, एनर्जी 3d से ज्यादा, ये भी सही। 3s का n ज्यादा, 2p से एनर्जी ज्यादा, ये भी सही। सो द आंसर विल बी ऑप्शन 4। एंड पेज नंबर 55 पे ये लाइन लिखी है, आप एनसीईआरटी खोलना, वो लाइन फिर एक बार पढ़ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज इज 72। यस, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज इज, जब हम कभी भी किसी भी सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालते हैं, चाहे लाइमन हो, बाल्मर हो, पास्चन हो। अगर मैं लाइमन की बात करूंगा तो दिस इज फॉर एग्जांपल एक लाइन, सेकंड लाइन, और एक लाइन, और एक लाइन, और एक लाइन, और एक लाइन। मुझे पता है सबसे एनर्जी कम होती है इसकी, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है लास्ट लाइन की, एनर्जी ज्यादा होती है। और मैंने पढ़ा है E = hc/λ, एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी वेवलेंथ होगी कम। तो इसका जिसकी एनर्जी कम उसकी वेवलेंथ होगी ज्यादा। तो हमेशा फर्स्ट लाइन की एनर्जी होती है कम और फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ क्या होती है ज्यादा। अब लेकिन ये लाइमन सीरीज नहीं पूछ रहा है, ये कौन सी सीरीज पूछ रहा है, पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज में अगर मैं बोलूंगा शाबाश, अगर n = 1, n = 2, 3, 4, तो ये है लाइमन, ये है बाल्मर, ये है पास्चन। तो पास्चन में ये वाली लाइंस आ जाएंगी, पास्चन में ये वाली लाइंस आ जाएंगी, पास्चन में ये वाली लाइंस आ जाएंगी। तो यहां पे सबसे कम एनर्जी है 4 to 3, इसकी वेवलेंथ होगी सबसे ज्यादा। तो वेवलेंथ जो होगी, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो पहली लाइन की होती है, और यहां पे पहली लाइन है, आप 4 to 3 बोलो। अगर इमिशन हो रहा है, अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो 3 to 4। अब वेवलेंथ निकालने का तरीका क्या है, वेवलेंथ निकालने का तरीका है रेडबर्ग फार्मूला। रेडबर्ग फार्मूला मुझे सुनाओ क्या होती है रेडबर्ग फार्मूला, शाबाश आप मुझे रेडबर्ग फार्मूला सुनाओगे। रेडबर्ग फार्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू RH। अब इसने R लिखा है, हम RH भी लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं, इंटू Z
शबाश इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 माइनस 1/n2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 1/λ आ जाएगा r इंटू जेड स्क्वायर। मुझे Li2 पॉजिटिव हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर है 3 तो 3 स्क्वायर इंटू 1 फर्स्ट मतलब शेल है 3 स्क्वायर माइनस सेकंड शेल है 4 स्क्वायर, तो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो 1/λ किसके बराबर आ जाएगा r इंटू शबाश 9 इंटू ये आ जाएगा 1/9 माइनस 1/16। अब इसके बाद सॉल्व कर लो, 1/λ किसके बराबर आ जाएगा, यहां पे मैं लिखूंगा 1/λ किसके बराबर आ जाएगा r इंटू 9 इंटू 16 माइनस 9 वो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 16। तो 9 एंड 9 विल गो, 1/λ आ गया किसके बराबर 7r/16, 7r/16। लेकिन मुझे 1/λ नहीं निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, रेसिप्रोकल करना है, वो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 7r, जो 16 डिवाइडेड बाई 7r हमारा आंसर। अगर मुझे बोलता मैक्सिमम वेवलेंथ के बजाय मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ का मतलब क्या है, मिनिमम वेवलेंथ का मतलब है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा वो होगी इन्फिनिटी टू 3। तो उसमें हम n1 पुट करते 3 स्क्वायर माइनस n2 पुट करते इन्फिनिटी, 1/∞ स्क्वायर इज 0। तो वही हम वैसे मिनिमम निकलती है। मिनिमम लास्ट लाइन की होती है इन्फिनिटी से, मतलब जो बेसिक लाइन है, और मतलब लाइमन में 1, बाल्मर में 2, पास्चन में 3, और जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो फर्स्ट लाइन की होती है। शाबाश। इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, डिफरेंस इन रेडियस ऑफ 4th ऑर्बिट एंड 6th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मुझे सीधे R6 माइनस R4, बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस, डिफरेंस निकालनी है। तो R6 माइनस R4 करेंगे। शाबाश। R6 किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, 0.529 इंटू n स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर अपॉन 6 में आ जाएगा 6n स्क्वायर, सॉरी इंटू n स्क्वायर बाई z। तो ये आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा 6 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.529 इंटू एन स्क्वायर, फोर्थ में आ जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 1। 0.529 कॉमन निकालो, 6 स्क्वायर अंदर बनेगा 36 माइनस 4 स्क्वायर अंदर बनेगा कितना 16। तो ये आ जाएगा 0.529 इंटू 20। तो मल्टीप्लाई करोगे आप, यह आएगा 0 2 9 18, 2 2 4 प्लस 1 इज 5, 2 9 18, 2 2 4 प्लस 2 5 वार इज 10। तो 3 के बाद पॉइंट, तो 105.8, सॉरी 3 के बाद पॉइंट, मैंने 2 ही के बाद लिखा, तो 3 के बाद पॉइंट, तो ये यहां पे पॉइंट नहीं आ जाएगा, 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो 10.580 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत सिंपल पेपर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन यही सवाल आते हैं, ये एनसीईआरटी की लाइंस उठाई गई है। तो ये बहुत मतलब अच्छा सा पेपर था, अच्छे स्टैंडर्ड, उतना हाई भी नहीं है उतना लो भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी है, कुछ क्वेश्चंस मीडियम है, एंड कुछ क्वेश्चंस जो है उनमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो पेपर ऐसे ही बनता है, हमेशा पेपर ऐसे ही बनता है। 25 क्वेश्चंस ईजी, 25% क्वेश्चंस ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं जो सबों को आते हैं। 50% क्वेश्चंस मीडियम होते हैं जो उनको आते हैं जिन्होंने पढ़ा होगा, एंड 25% उनको आते हैं जिनको थोड़ा सा दिमाग पर चलाना आता होगा। तो हमेशा पेपर ऐसे ही सेट किया जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय, ये अच्छा ट्रिकी सवाल, दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय डी ऑर्बिटल, दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय डी ऑर्बिटल की डी सबशेल लिखा है, डी ऑर्बिटल लिखा है कि डी सबशेल लिखा है, d orbital, and orbital can only accommodate 2 electrons, and orbital can accommodate only 2 electrons, so the answer is 2. अगर ये ऑर्बिटल के बजाय सबशेल लिखा होता, द आंसर वाज 10, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ट्रिकी सवाल था, डी ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, द आंसर इज 2। शाबाश। A golf ball has a mass of 40 grams and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within accuracy of 2%, then the uncertainty in the position is, uncertainty in the position, मुझे डेल्टा x निकालना है, डेल्टा x निकालना। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सवाल है, अगेन पेज नंबर 59 से, अच्छा सवाल है। आप मुझे बोलो शाबाश, आप मुझे बोलो शाबाश, डेल्टा x निकालना है और मुझे डेल्टा v गिवन है, डेल्टा v वेलोसिटी गिवन है 45, लेकिन विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो इसका मतलब है डेल्टा v जो है वो होता है 2% ऑफ 45। ऑलरेडी बोला है मैंने, ये हम ऐसे निकालते हैं। तो ये आएगा 2/100 इंटू 45, तो ये आएगा 90/100, एंड 90/100 इज 0.9। तो डेल्टा v मुझे निकला कितना, 0.9। अब डेल्टा v निकला, मुझे डेल्टा x निकालना है। तो हमने पढ़ा है डेल्टा x इंटू डेल्टा v जो होता है वो होता है ग्रेटर और इक्वल, हम लिखेंगे h/4πm।
h/4πm, या डेल्टा x इन डॉट डेल्टा p होता है h/4π, लेकिन p के बदले हम m डेल्टा v भी लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला बनेगी h/4πm। तो मुझे बोलो डेल्टा x निकालना है, डेल्टा v के बदले हम लिखेंगे 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, हर कोई यूनिट SI यूनिट्स में लोगे तभी आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 4, पाई का वैल्यू आ जाएगा 3.14, तो m का वैल्यू, मास मुझे गिवन है 40 ग्राम्स, तो मास अगर गिवन है 40 ग्राम्स तो लेकिन kg में मैंने पहले ही बोला SI यूनिट्स में, तो 40 इंटू 10⁻⁻3, 40 इंटू 10⁻⁻3। अब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा x इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाई 0.9, लास्ट में 0.9 नीचे आ जाएंगे। सीधे मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करूंगा, 3 1s are 3 2s are, 2 नहीं आएगा, 2 से बड़ा आएगा, तो 3 2s are, शाबाश, तो 3 2s are, 2 1s are, 2 2s are, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40 इज 80 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻⁻3। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन मैंने की, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से भी आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा x जो आ जाएगा वो आएगा 10⁻⁻34 अपॉन 0.9 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻3। तो ये कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये कितना आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा 10⁻⁻3, 34 प्लस 3, तो वो कितना आ जाएगा -31, तो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 72, बिकॉज 0.98 जार इज 72, ये डायरेक्टली 72 आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 इंटू 10⁻⁻33 डिवाइडेड बाई 72, क्यों, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वापस 10⁻⁻31 बनेगा। तो 71 1s are, 72 1s are is 72, तो 1 point something into 10⁻⁻33 is the answer. So 1.46 into 10⁻⁻33 is the answer. Approximate calculation से। Moving on to the next one. The wave number of an electromagnetic radiation having wavelength, तो लैम्बडा न्यू बार निकालना है, न्यू बार होता है 1/λ, तो आंसर आ जाएगा सीधे 1/4000, लेकिन एंगस्ट्रॉम में मुझे नहीं चाहिए, सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए, तो इनटू करेंगे सीधे 10⁻⁻8, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो 1/4 इंटू 10⁻3 प्लस 3 इंटू माइनस ये आएगा -5, तो -5 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 0.25, ऊपर जाएगा 10⁻⁻5 या 2.5 इंटू 10⁻⁻4, द आंसर इज 2.5 इंटू 10⁻⁻4। पेयर ऑफ आइसोटोनिक, आइसोटोनिक मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटोनिक स्पीशीज मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो असल में मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम आएगा वहां पे शबाई उन्हीं को हम आइसोटोनिक पेयर बोलेंगे। शबाई आइसोटोनिक पेयर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n कैसे निकालते हैं, a माइनस z, तो a भी गिवन, ये ऊपर a नीचे z। तो अब मुझे बोलो उसमें आ जाएगा पहले ऑप्शन में 40 - 18, तो वो आ गए 22, लेकिन इसमें कैल्शियम में आ जाएगा 40 - 20, 40 - 20 इज 20, तो दोनों में न्यूट्रॉन सेम नहीं है, आंसर नहीं हो सकता है। इसमें निकालो 14 - 7 इज 7, 13 - 6 इज 7, दोनों में सेम, तो ये आंसर। 15 - 7 इज 8, 15 - 8 इज 7, सेम नहीं तो आंसर नहीं। 15 - 7 इज 8, a माइनस z में निकाल रहा हूँ, n होता है a माइनस z। 19 - 9 इज 10, तो सेम नहीं, ये आंसर नहीं, द ओनली आंसर इज n14, शाबाश, एंड कैल्शियम, एंड ये कैल्शियम नहीं होगा, शाबाश, ये कार्बन होगा। चलो अब कैल्शियम भी लिखा है, मुझे ए एंड जेड से मतलब है, तो ये है कार्बन 13। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। In which of the following orbital diagram only Hund's rule of maximum multiplicity is violated? Only Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity का मतलब क्या? मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। वो कैसे मैक्सिमम होती है? शबाश, हर एक ऑर्बिटल में पहले, हर एक डिजेनरेट ऑर्बिटल में पहले, डिजेनरेट जिनकी एनर्जी सेम होगी, हर एक डिजेनरेट ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। अब मुझे बोलो, इसने पहले अब्बा प्रिंसिपल, उसके बाद हुंस रूल, इसने पहले अब्बा प्रिंसिपल को वायलेट किया है। क्यों? क्योंकि पहले 2s की एनर्जी कम थी, पहले 2s पूरा पेयर होना चाहिए, उसके बाद 2p में जाना चाहिए। लेकिन हुंस रूल के हिसाब से हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें रखा है, तो इसने हुंस रूल को वायलेट नहीं किया है, इसने अब्बा प्रिंसिपल को वायलेट किया है। क्यों? क्योंकि पहले 2 ये ऐसे होना चाहिए, 2s में पहले 2 और उसके बाद हर एक में, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन इसने हुंस रूल को वायलेट नहीं किया है, क्योंकि हर एक डिजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है।
उसके बाद पेयरिंग होगी। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये सही, 2 इलेक्ट्रॉन, पहले एक एंड एक, उसके बाद पेयरिंग, ये भी सही। यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये अब्बा प्रिंसिपल के हिसाब से सही, पहले एक एंड पहले इसमें एक जाता उसके बाद पेयरिंग। लेकिन इसने कैसे लिखा है, इसने पहले इसमें 2 रखे हैं फिर एक रखा है, तो डायरेक्ट पेयरिंग नहीं होती है, पहले हर एक डिजेनरेट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसने हुंस रूल को वायलेट किया है, शाबाश। एंड लास्ट वन, इसने भी किस प्रिंसिपल को वायलेट किया है, इसने अब्बा प्रिंसिपल को पहले वायलेट किया है। क्यों? क्योंकि पहले 2s में ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें दूसरा है, पहले 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके बाद इनमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके बाद 2p में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंका है, मतलब इसने अब्बा प्रिंसिपल को वायलेट किया है, तो इसने हुंस रूल को वायलेट किया। हुंस रूल ने ऑप्शन सी ने हुंस रूल को वायलेट किया, यही आंसर है। Moving on to the next questions. Ionic bonds are usually formed by combination of elements with page 106 पेज नंबर जब आप खोलोगे एनसीईआरटी का, मतलब वहाँ पे 2 साइड्स होते हैं, ये एंड ये, मतलब पेज नहीं, एक ही पेज पे है, मतलब एक ही पेज पे ऊपर राइट टॉप में लिखा है, डायरेक्ट लाइन लिखी है, बोल्ड में लाइन लिखी है। क्या आयनिक बॉन्ड के लिए, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है कि वो कैटायन का होना चाहिए। क्या कैटायन का होना चाहिए? लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब एक एटम का होना चाहिए, एक एलिमेंट का होना चाहिए लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, एंड दूसरे का होना चाहिए हाई, वहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बाय डिफॉल्ट मतलब है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। शॉर्ट में कहने का मतलब ये कि जो एटम जिसको इलेक्ट्रॉन दे, आयनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इजीली देना चाहिए। इजीली कब देखा? जब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी कि कम, क्योंकि कम आयनाइजेशन एनर्जी है, कम ही एनर्जी सप्लाई करनी है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। तो कम आयनाइजेशन पोटेंशियल देने से, कम एनर्जी देने से वो इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, इजीली इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी लो। लेकिन अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, जो दूसरा एटम है, दूसरा एलिमेंट है, उसको इलेक्ट्रॉन क्या करना है? उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी उसकी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन के लिए लाउ उसके लिए क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। द आंसर इज लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। A number of ionic compounds, for example, this and this are insoluble in water. This is because, अगर आप लोगों ने पढ़ा है थर्मोडाइनमिक्स में भी, केमिकल बॉन्डिंग में भी, हर एक जगह हम क्या कहते हैं कि जब अगर कोई सबस्टेंस सॉल्युबल होगा तो उसके लिए एंथैल्पी ऑफ, शाबाश, हाइड्रेशन जो होना चाहिए वो लेट्स एंथैल्पी से ज्यादा, मोड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ लेट्स एंथैल्पी। तो इस टाइम सबस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज सॉल्युबल होता है, वो ऑलवेज सॉल्युबल होता है, और इस टाइम डेल्टा एस सॉल्यूशन नेगेटिव होती है, वो थर्मोडायनेमिक्स का है। फिलहाल हाइड्रेशन एंथैल्पी जब भी ग्रेटर देन लेट्स एंथैल्पी होती है तो वो क्या होता है? और सबस्टेंस ऑलवेज सॉल्युबल होगा। अब अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लेस देन लेट्स एंथैल्पी है तो यहां पे 2 केस अराइज होते हैं, यहां पे 2 केस अराइज होते हैं। यहां पे डेल्टा एच सॉल्यूशन निकलता है पॉजिटिव, प्रोसेस बनती है एंडोथर्मिक। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा शाबाश, डेल्टा एस सॉल्यूशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी प्लस लेट्स एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होता है ये नेगेटिव होता है, लेट्स एंथैल्पी वहां पे पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो साइन रहता है जो बड़े का होगा। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी बड़ा है तो डेल्टा एच सॉल्यूशन आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक। अगर डेल्टा एच लेट्स एंथैल्पी बड़ा है तो डेल्टा एच सॉल्यूशन जो आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब मुझे बोलो, और हाँ, हमने ये भी पढ़ा है कि डेल्टा एस जो होता है दोनों केसों में जब हम सबस्टेंस को डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में पढ़ा है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। डेल्टा एस यहां पे भी पॉजिटिव है। मैं थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स में घुस गया, अगर मुझे नहीं घुसना चाहिए था। तो डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस अपने आप डिसॉल्व होगा, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस अपने आप डिसॉल्व होगा। दोनों फैक्टर्स जो है वो गवर्न कर रहे हैं स्पॉन्टेनिटी, वो गवर्न कर रहे हैं कि सबस्टेंस सॉल्युबल होना चाहिए। तो हम बस इतना कहते हैं, जब भी हाइड्रेशन एंथैल्पी लेट्स एंथैल्पी से ज्यादा होती है सबस्टेंस ऑलवेज सॉल्युबल होगा। अब जब इस केस में क्या है, ये मुझे कहता है नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए सॉल्युबल, ये कहता है स्पॉन्टेनियस होना चाहिए सॉल्युबल। तो अब ये सॉल्युबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस। तो अगर डेल्टा एच मैग्नीट्यूड बड़ा होगा
तो उस टाइम सबस्टेंस इनसॉल्युबल होगा। अगर टी डेल्टा एस मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो सबस्टेंस क्या होता है, सॉल्युबल। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस केस में सबस्टेंस सॉल्युबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है हाइड्रेट्स एंथैल्पी से, तो हमेशा डेल्टा एच जो होता है वो बड़ा बनता है टी डेल्टा एस से। कब? जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ये बहुत बहुत कम है लेट्स एंथैल्पी से। मतलब क्या? उस टाइम डेल्टा एच सॉल्यूशन बनता है बड़ा टी डेल्टा एस से और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस बनती है। तो इसका मतलब है अगर लेट्स एंथैल्पी बहुत ज्यादा है तो सबस्टेंस सॉल्युबल नहीं होगा। अगर लेट्स एंथैल्पी थोड़ी सी ज्यादा है तो सबस्टेंस सॉल्युबल हो सकता है। लेकिन अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है सबस्टेंस ऑलवेज सॉल्युबल। कंक्लूजन, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लेट्स एंथैल्पी से ज्यादा सबस्टेंस ऑलवेज सॉल्युबल। अगर लेट्स एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से थोड़ा ज्यादा सबस्टेंस सॉल्युबल हो सकता है। लेकिन अगर लेट्स एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से बहुत ज्यादा सबस्टेंस इनसॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम डेल्टा एच डोमिनेट करता है और टी डेल्टा एस जो आपने पढ़ा होगा स्पॉन्टेनिटी में। सो द आंसर इज दीज मॉलिक्यूल्स हैव हाई एक्सेप्शन, दीज मॉलिक्यूल्स हैव एक्सेप्शनली हाई अल्टरनेटिव फोर्स इन द लेट्स, यानी कि इनकी लेट्स एंथैल्पी ज्यादा होती है, इसलिए ये इनसॉल्युबल होते हैं। इसीलिए कुछ आयनिक कंपाउंड्स वाटर में, वाटर आयनिक होके भी कुछ आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उन आयनिक कंपाउंड्स की लेट्स एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, तो उनको डिसॉल्व करना मुश्किल होता है, वो डिसॉल्व होते ही नहीं है, उनका डिसोल्यूशन प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर ए कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड दो पेज नंबर 102 एंड 119। 119 पे ये लिखा है, जो ये ऑप्शन है, बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। 119 पेज पे लिखा है कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। तो इसने नॉन डायरेक्शनल लिखा है, तो ये स्टेटमेंट वहीं पे गलत हो रहा है। और ये दो सीधे 102 पेज नंबर पे इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, हाँ होता है, शाबाश, इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, शाबाश, ये तो सही है। इट मे बी पोलर और नॉन पोलर, यस इट मे बी पोलर और नॉन पोलर। तो हम पढ़ते हैं, शाबाश, पोलर नेचर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, डाइपोल मूवमेंट हम पढ़ते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट हमें पोलैरिटी ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड बोलता है। तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो होमो एटॉमिक के बीच में होगा। अगर हेटेरो एटॉमिक के बीच में होता है जिसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो हम डाइपोल इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट मेजर करते हैं। तो इसका मतलब है ये भी सही है, ये भी सही है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बट कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, तभी हम वो एस्पर थ्योरी के हिसाब से बोलते हैं इसकी ज्योमेट्री ये होगी, इसकी शेप ये होगी, इसकी शेप ये होगी। क्योंकि बिकॉज द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल नहीं होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 81, हाँ ये है 82। Fluorine is most electronegative than either boron. Yes, fluorine is the most electronegative atom in the whole periodic table. What conclusion can be drawn from the fact that BF3 has no dipole moment, but PF3 has? PF3 has a dipole moment. Dipole moment जब हम निकालते हैं, हम सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो BF3 जो होता है, BF3 का स्ट्रक्चर ये होता है। तो मैं बार बार क्लास में कहता था स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टीरिक नंबर फॉर्मूला से निकालेंगे। बोरान के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोरान के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, तो ये आएगा 7 × 3 डिवाइडेड बाई 8। 7 3 is 21 + 3 is 24 डिवाइडेड बाई 8, ये आएगा 3, यानी कि sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो BF3 की फॉर्मूला ये होगी, BF3 की फॉर्मूला ये होगी। अब हम इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, लेकिन अभी रुको। सेकंड इज PF3। PF3 जब हम डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ही बनाना होगा। PF3 में हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो इसका आएगा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका आएगा 7 × 3 डिवाइडेड बाई 8। 7 3 is 21 + 5 is 26 डिवाइडेड बाई 8। सो 8 3s are 24। तो कोशेंट प्लस इसको, इसके बाद हम लिखते हैं, अगर आपको याद होगा, इसके बाद हम लिखते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 2। तो कोशेंट 8 3s are is 24, तो कोशेंट रिमाइंडर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 and 2 कैंसल, ये आएगा 3 + 1, 3 + 1 is 4, यानी कि sp3 जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो बनाओ, ये है P, ये हम बनाएंगे इसका लोन पेयर, और 3 बॉन्ड पेयर हम बनाएंगे। शाबाश, ये क्या है? BPF3, PF3 एंड PF3।
यहां पे मुझे बोलो डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड तीनों आर अलाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री व्हेन थ्री इक्वल वेक्टर्स आर अलाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री द नेट रिजल्टेंट जो है, द रिजल्टेंट जो है वो कितना क्या आता है, जीरो, यानी कि इसमें म्यू नेट जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो। तो मैंने ये भी बोला है हर किसी उस मॉलिक्यूल की जिसकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है, जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होता है, सारे के सारे बॉन्ड्स एक जैसे होते हैं, उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो, एक्सेप्ट sp3d। ये मैंने क्लास में लिखाया है, नोट पढ़ाया है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पे ऑल बॉन्ड्स आर सेम एंड देयर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट, तो हम एंड ज्योमेट्री रेगुलर है तो हम बोलेंगे म्यू नेट जीरो है। यहां पे लोन पेयर है तो ये रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। तो अब मुझे बोलो एक चीज, लोन पेयर में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स लोन पेयर, इसमें टुवर्ड्स फ्लोरीन, इसमें टुवर्ड्स फ्लोरीन, इसमें टुवर्ड्स फ्लोरीन। क्या ये किसी के लोन पेयर फ्लोरीन भी आपस में कैंसिल नहीं होंगे? चलो माना ये दो आपस में अपोजिट जा रहे हैं, थोड़ा सा कैंसिल होगा नहीं, मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, तो ये दो फिर भी आपस में कैंसिल नहीं होंगे। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा, इसका म्यू नेट जो होगा वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा, और ये प्लेनर नहीं है। तो सिंपल सवाल है, द BF3 ऑफ मॉलिक्यूल, ये मुझे बोल रहा है कि BF3 का डाइपोल मोमेंट क्यों नहीं है, बिकॉज द BF3 मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर ट्रायंगुलर, द BF3 मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर ट्रायंगुलर। ये इसका आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Moving on to the next one. Polarization is the distortion of the shape of an anion by an adjacently placed cation. तो ये जो है ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं पूछा गया है, इनडायरेक्टली फजान्स रूल जब आप पढ़ते हो, फजान्स रूल्स में हम पहले ही पोलराइजेशन पढ़ते हैं, तो पहले ही पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिखी है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पोलराइज मैक्सिमम पोलराइजेशन मिनिमम, तो यहाँ पे पोलराइजेशन कंपेयर करना है, आपको पहले ही दिन पढ़ाया जाता है पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। अगर आपको याद होगा एक ही बात, पोलराइजेशन इज चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बोलो चार्ज डिवाइडेड बाय साइज भी बोलो, आपकी अपनी मर्जी, कंपेयर करना है तो वॉल्यूम बोलो साइज बोलो आपकी अपनी मर्जी। अब वॉल्यूम ही लिखेंगे। मुझे बोलो जिसका चार्ज ज्यादा होगा, जिस कैटायन का चार्ज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो देखेंगे जिसकी मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय अ कैटायन ऑफ हाई चार्ज, वेरी गुड, चार्ज ज्यादा है पोलराइजेशन मैक्सिमम होगी आंसर। मिनिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट कैटायन ऑफ लो रेडियस, लो रेडियस, जिसकी लो रेडियस होगी उसका वॉल्यूम कम होगा लेकिन उसकी पोलराइजेशन क्या होगी, ज्यादा, बिकॉज पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप वॉल्यूम के बदले रेडियस भी लिख सकते हो, जिसकी रेडियस कम होगी उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, ये बोल रहा है लेकिन मिनिमम पोलराइजेशन। तो ऐसे ही जब आप सारे ऑप्शंस पढ़ोगे, द ओनली ऑप्शन दैट बिकम्स करेक्ट इज ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन SO2 इज पेज नंबर 116। ऊपर पहले SO2 बनाया गया है, ऊपर पहले SO2 ऐसे बनाया गया है, S डबल बॉन्ड O, और यहां उसने रखा है लोन पेयर। हम ऐसे भी मतलब हम इसकी ज्योमेट्री वैसे भी, शेप इसकी वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे एनसीईआरटी पे सीधे पहले ही पेज नंबर 116 पे यही है। तो अब मुझे बोलो इसमें क्या क्या है, इसमें ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, तो 2 सिग्मा 2 पाई एंड इसके पास एक लोन पेयर है, वही बता रहा है। 2 सिग्मा 2 पाई ये तो ठीक था, 2 सिग्मा एंड 1 पाई ये गलत है, 2 सिग्मा 2 पाई एंड 1 लोन पेयर, तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ये है 2 सिग्मा एंड 2 पाई। इसकी ज्योमेट्री तो आप वैसे वेस्पर थ्योरी से भी निकाल पाओगे, लेकिन वेस्पर थ्योरी के आगे क्वेश्चंस हैं वो हम वहीं पे सीखेंगे। 84 एंड यस 85। Which one of the following has p pi d pi bonding? तो p pi d pi bonding के लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाता था। p pi सबसे पहले ट्रिक क्या है, ये तो सिंपल है, नाइट्रोजन कार्बन बोरॉन तीनों सेकंड पीरियड मेंबर के हैं, सेकंड पीरियड में 2s एंड 2p यानी कि s एंड p है, d नहीं है। तो जब d है ही नहीं, जब D है ही नहीं तो क्या D पाई बॉन्डिंग होगी नहीं, तो उसमें तो P पाई D पाई बॉन्डिंग है ही नहीं। P पाई D पाई बॉन्डिंग तो उसमें पॉसिबल है जिसमें पहले D होगा, तो D इनमें ओनली S में है, तो डायरेक्ट आंसर था SO3 2-। लेकिन मैंने आपको और एक चीज भी सिखाया, मैंने बोला सबसे पहले जब भी P पाई D पाई बॉन्डिंग निकालनी होगी, P पाई D पाई बॉन्डिंग निकालने के लिए, P पाई D पाई बॉन्डिंग निकालने के लिए, शाबाश, P पाई D पाई बॉन्डिंग निकालने के लिए सबसे पहले हम निकाला करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। निकालो हाइब्रिडाइजेशन। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के 5 प्लस ऑक्सीजन के 6 × 3 माइनस का मतलब है +1 डिवाइडेड बाय 8, 6 3 18, 19 + 5 24 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 3 24। इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2।
आगे CO3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, शाबाश। इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 × 3 माइनस का मतलब है +2 डिवाइडेड बाई 8, 6 3 इज 18 +2 इज 20 +4 इज 24 डिवाइडेड बाई 8, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2। यहां पे निकालो, बोरॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 +6 × 3 -3 का मतलब है +3 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 3 गेन किए हैं, तो ये आ जाएगा 18 + 3 इज 21 + 3 इज शाबाश 24 डिवाइडेड बाई 8, ये भी आएगा 3, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां पे मुझे बोलो s के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 + 6 × 3 +2 डिवाइडेड बाई 8, तो -2 मतलब +2, 18 + 2 इज 20 + 6 इज 26 डिवाइडेड बाई 8, 26 डिवाइडेड बाई 8। अब मुझे बोलो शाबाश वो कितना आएगा, 8 3 = 24 प्लस 8 3 = 24 कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 2, 2 and 2 कैंसल, तो 3 + 1 इज 4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो क्या होगी, वो होगी sp3। अब मुझे एक बात बोलो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। चलो रहने दो उसको, मैंने आपको बार बार क्लास में एक बात बोलता था, जब भी p पाई d पाई बॉन्डिंग निकालनी होगी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। ये sp2, यहां पे एक p अभी भी है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो p जो है वो सबसे पहले क्या बनाएगा, p पाई बॉन्ड, तो इसमें जो होगा वो होगा p पाई बॉन्डिंग। यहां पे मुझे बोलो sp2, यहां पे भी एक p अभी है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इसमें भी p पाई बॉन्ड होगा पहले। यहां पे भी sp2, इसमें भी एक p जो है, इसमें भी एक p जो है वो वैकेंट, मतलब वो उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसमें भी p पाई बॉन्ड होगा। इसमें sp3 यानी कि ऑल द 3 p ऑर्बिटल्स हैव पार्टिसिपेटेड इन, मतलब इंटरमिक्सिंग इन द हाइब्रिडाइजेशन, तो कोई p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने के लिए बचा ही नहीं, तो इसमें जो भी डबल बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, p पाई d पाई, इसमें p पाई पॉसिबल है ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर था ये। आप डायरेक्टली बोल सकते थे d सल्फर में सेकंड पीरियड में डी होता ही नहीं है, थर्ड पीरियड में डी होता है, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट p पाई d पाई बना सकते हैं। इसमें एक ही एलिमेंट था जो थर्ड पीरियड वाला था, तो द आंसर वाज क्या, p पाई d पाई बॉन्डिंग। लेकिन अब ऑप्शन ये भी हो सकता था SO2, ऑप्शन ये भी हो सकता था SO2, तो SO2 में अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 + 6 × 2 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना आ जाएगा, शाबाश कितना आ जाएगा, SO2 में 6 + 6 × 2 डिवाइड 12 + 6 दैट इज 18 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 = 16, 2 रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 2, 2 + 1 इज 3, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी हमने SO2 का स्ट्रक्चर बनाया, O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, तो इसमें sp2 एक p बचा, तो एक पाई होगा p पाई एंड दूसरा पाई होगा p पाई d पाई, इसमें p पाई भी होगा, p पाई d पाई भी होगा, तो ऐसे हम p पाई एंड p पाई d पाई निकालते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 1,2-ब्यूटाडाइन, 1,2-ब्यूटाडाइन, तो मतलब ये मैंने क्यों रखा था सवाल, क्योंकि पेज नंबर 123 पे लिखा है CH4 C2H4 C2H2 लिखा है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो सब कुछ लिखा है, इसीलिए मैंने लिखा 1,2-ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन C डबल बॉन्ड C 1 2 आ गया और 4 कार्बन है, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाएगा H2, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ मैं ऐसे लिखूंगा H2 H एंड H, यहाँ पे ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये एक सिग्मा एक पाई, तो 3 सिग्मा है, तो sp2, क्योंकि सम ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स, कार्बन के पास कोई लोन पेयर होगा ही नहीं क्योंकि ओनली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों ने बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में मतलब इन बॉन्ड पेयर्स में इंक्लूड नहीं होता है। इसमें ये सिग्मा ये पाई, तो 2 कार्बन को 2 ही सिग्मा है, तो बॉन्ड पेयर 2 है, तो इसका मतलब है sp। यहाँ पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो 3 है sp2, ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा, अगर ओनली डबल बॉन्ड होगा तो sp2, अगर 2 डबल बॉन्ड साइड बाय साइड होंगे sp, अगर ओनली ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp, अगर ओनली सिंगल बॉन्ड होंगे, तो जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन में ओनली कौन से बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड्स, तो ऑल द 4 बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, तो बॉन्ड पेयर्स 4 है, तो sp3। अब मुझे बोलो इसमें कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ओनली sp नहीं, ओनली sp2 नहीं, sp एंड sp2 नहीं, sp भी sp2 भी sp3 भी, sp2 भी sp भी sp2 भी sp3 भी, यानी कि sp2 sp3 sp तीनों हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द OO बॉन्ड लेंथ इज, बॉन्ड लेंथ लिखा है पेज नंबर 107 पे, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ बताना है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ याद करो, मैंने क्लास में बार बार बोला था, जब भी बॉन्ड लेंथ देखनी होगी सबसे पहले जो है, सबसे पहले देखा करो बॉन्ड ऑर्डर।
सबसे पहले देखा करो बॉन्ड ऑर्डर, और मुझे पता है बॉन्ड लेंथ जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आया तो चेक करो परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर कैसे चेक करेंगे, मैंने बोला है सबसे पहले परसेंट एस कैरेक्टर चेक होता है हाइब्रिडाइजेशन से। अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम निकली तब हम लास्ट में यूज करते थे बेंट रूल, बेंट रूल आप याद कर लो। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम तब देन परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर सबसे पहले एसपी में ज्यादा 50%, sp2 में कितना, शाबाश 20 मतलब 33.33%, sp3 में कितना 25%। तो ऐसे हम देखेंगे जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, जिसमें एस कैरेक्टर्स कम होता है यानी कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है क्योंकि उसका एस कैरेक्टर, लेकिन एस कैरेक्टर हम सबसे, शाबाश, एस कैरेक्टर बाद में देखा जाता है, पहले बॉन्ड ऑर्डर देखा जाता है। अब पहले है O2 H2O2। O2 आपको पता है ये है O डबल बॉन्ड, O तो बॉन्ड ऑर्डर है 2। H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, A है OH एंड H, शाबाश, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर है 1। इसके बाद O3 जो है वो है O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर जब रेजोनेंस होती है तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है। दिबला शाबाश, मुझे एक बात बोलो, शाबाश, एक बात मुझे यहां पे बोलो, शाबाश। इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो 1 प्लस पाई है 1, सिग्मा है 2, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर ऑलमोस्ट आ जाएगा 1.5। तो पहले ही बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग आ गया। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर, शाबाश, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर O2 का ज्यादा है तो O2 की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। बॉन्ड ऑर्डर कम H2O2, तो सबसे पहले आएगा H2O2, फिर आएगा दूसरा ये, और तीसरा आएगा ये। द आंसर इज H2O2 ग्रेटर देन O3 ग्रेटर देन, शाबाश, ग्रेटर देन। इसके बाद शाबाश, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज करेक्ट? ऑक्सीजन molecule and nitric oxide molecule. Oxygen is O2 and nitric oxide is NO. Answer. Oxygen is shabash, oxygen is O2 and nitric oxide is NO. तो मुझे बोलना है, अगर आपको याद होगा MOT में, ये सीधे MOT की लाइन है, MOT में सबसे पहले आपको बोला जाता है ऑक्सीजन को क्या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए ही MOT वजूद में आ गई। ऑक्सीजन इज O2, तो ऑक्सीजन इज O2 जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मैं शॉर्ट में बोलूंगा, जो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक, एक्सेप्ट शाबाश 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें दो फेमस एग्जांपल है B2 एंड O2, जिसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर MOT एक्सप्लेन करती है। एंड इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है, शाबाश, वो क्या होता है, वो होता है डायामैग्नेटिक, एक्सेप्ट यही दो, B2 एंड O2 दोनों इवन है लेकिन फिर भी पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो हम MOT से एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है सबसे पहले ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, तो डायामैग्नेटिक पहले ही बाहर चला गया, पैरामैग्नेटिक तो है, ये भी कंसिडर करेंगे, डायामैग्नेटिक पहले ही बाहर चला गया। अब NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, यहां पे देखो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है कि इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशी। N में इलेक्ट्रॉन है 7 एंड O में इलेक्ट्रॉन है 8, 7 + 8 इज 15। ये जो है इसके लिए भी MOT मतलब क्या है, MOT एप्लीकेबल है। यहां सिंपल में बोलूंगा ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, MOT डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसका मतलब है both oxygen and nitric oxide molecules are paramagnetic because both contain unpaired electrons, जो आप MOT डायग्राम से देख सकोगे। शाबाश, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Among the following species, identify the isostructural pairs. Isostructural pairs, सीधे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी 115 एंड 116 पेज नंबर पे है। सबसे पहले NF3 हमारे पास क्या है, हम हर एक का स्ट्रक्चर निकालेंगे। NF3 स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे? NF3 सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो। N में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5 + 7 × 3 डिवाइडेड बाई 8, तो 7 3s are 21 + 5 कितना आएगा, 26 डिवाइडेड बाई 8,
8 3 जार 24 प्लस 2/2, 2 and 2 कैंसल, तो 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। सेकंड है NO3 माइनस, निकालो NO3 माइनस, N के 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इंटू 3 माइनस का मतलब 1 ऐड हुआ है वैलेंस शेल को, डिवाइडेड बाई 8, तो 6 3 18 प्लस 1 इज 9, ये आएगा 24 डिवाइडेड बाई 8, 24 डिवाइडेड बाई 8 इज सीधे 3 विद नो लोन पेयर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अब मुझे बोलो शाबाश, इसके बाद H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव में 7, मैंने पहले भी बोला है जब स्टीरिक नंबर वाली फॉर्मूला यूज करेंगे या तो हाइड्रोजन को 1 देंगे तब आएगा समेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, लेकिन मैंने बोला हम हाइड्रोजन को हमेशा 7 देंगे इन केसेस में, मैंने बोला कब कब 7 नहीं देना है, तो यहां पे 7 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन का 6 माइनस 1, क्यों, क्योंकि प्लस है, डिवाइडेड बाई 8, 7 3 जार 21, 21 प्लस 6 इज 27, 27 माइनस 1 इज 26, तो 26 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 जार इज 24 और 2 कैरी, तो 2/2, 2 and 2 कैंसल, तो यह आएगा 3 प्लस 1 इज 4, ये भी आएगा sp3 जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और जिसमें 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर है। एंड लास्ट में है NH3, लास्ट में क्या है, लास्ट में कौन सा है, BF3 और एक है BF3, H3O पॉजिटिव, BF3 भी और एक है, BF में आ जाएगा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, 21 प्लस 3 24 डिवाइडेड बाई 8, इसमें डायरेक्टली 3 कोई लोन पेयर नहीं, sp2। अब लास्ट में है NH3, तो NH3 जो है शाबाश, NH3 जो है, NH3 शाबाश, इसका आएगा 5 प्लस 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, तो 21 प्लस 5 इज 26 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 जार इज 24 प्लस 8 3 जार इज 24 प्लस, शाबाश, इसके बाद मुझे बोलो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसल, तो 3 प्लस 1 इज 4 जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अब सबसे पहले मुझे बोलो sp2, sp2 होता है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, तो ये ऐसे होगा, इसके बाद sp3 लेकिन 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ये होता है ऐसे, लोन पेयर 1 3 बॉन्ड पेयर, ये है लोन पेयर, ये है 3 बॉन्ड पेयर। मैंने आपको बोला है जब भी शेप हम लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, डू नॉट काउंट लोन पेयर व्हाइल कैलकुलेटिंग द शेप, लोन पेयर को हटा दो, तो ये शेप जो बनती है, ये शेप बनती है पायरामिडल, तो NH3 का शेप जो होता है वो पायरामिडल होता है। तो यहां पे भी 3 प्लस 1 इज 4, तो NF3 का भी क्या हो जाएगा, NF3 का भी बनेगा पायरामिडल, F एंड F डू नॉट काउंट लोन पेयर व्हाइल राइटिंग द शेप, तो इसका मतलब क्या है, ये भी बनेगा पायरामिडल। एंड यहां पे NO3 का sp2 है, तो डायरेक्टली बनेगा N, शाबाश, इसमें भी ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, हाँ एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, शाबाश, हम डायरेक्टली लिखेंगे, लिखूंगा मैं ऐसे, NO3 एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे O, यहाँ पे O, शाबाश, नेगेटिव चार्ज, शाबाश। H3O पॉजिटिव, sp3 डायरेक्ट, sp3 जो होता है वो क्या होता है, वो नहीं, sp3 इसमें भी एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर बराबर इसकी तरह, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, डू नॉट काउंट लोन पेयर व्हाइल राइटिंग द शेप, ये भी बन जाएगा पायरामिडल। अब मुझे बोलो NF3 एंड NO3, NF3 क्या निकला, पायरामिडल, NO3 क्या निकला, NO3 निकला प्लेनर, मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर, शाबाश, तो इसका मतलब है ये सही नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन 2 पे जाएंगे। NF3 अच्छा HN3 है, ये NH3 नहीं था, ये HN3 है, चलो ठीक है, अब हम मानेंगे NH3, चलो इन दोनों का सेम मानेंगे, NO3 माइनस एंड BF3 का सेम है, लेकिन NF3 एंड HN3 का सेम नहीं होगा। सेम किस किस का होगा, NF3 का क्या निकला, पायरामिडल, एंड H3O पॉजिटिव, H3O इसमें भी 3 प्लस 1 4, इसमें भी 3 प्लस 1 4, दोनों का स्ट्रक्चर सेम, दोनों में सेम बॉन्ड, सेम, दोनों में सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम। NO3 एंड BF3, NO3 में भी निकला 3 sp2 ओनली, 3 बॉन्ड पेयर ट्राइगोनल प्लेनर, BF3 में भी निकला 3 यानी कि sp2 3 बॉन्ड पेयर एंड शाबाश 0 लोन पेयर, तो ये ऑप्शन सही है। NF3 एंड H3O पॉजिटिव, NF3 एंड H3O पॉजिटिव तो सही है, लेकिन HN3 एंड BF3 जो है, HN3 एंड BF3 का सेम नहीं निकलेगा। इसने ऊपर NH3 लिखा है लेकिन नीचे HN3 लिखा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे होना चाहिए HN3। तो पहले सिंपल है कि मुझे मतलब निकालते कैसे हैं वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फिर हाइब्रिडाइजेशन जो शेप प्रेडिक्ट करती है वही बनाओ, लोन पेयर रख लो एट द मिनिमम रिपल्शन पोजिशन एंड डू नॉट काउंट लोन पेयर व्हाइल राइटिंग द शेप। ये सिंपल लॉजिक है वेस्पर थ्योरी का, कि सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा, शाबाश। अगर मैं मुझे फॉर एग्जांपल शाबाश
सबसे पहले वेस्पर थ्योरी का मतलब रट्टा नहीं मारना है, सिंपल लॉजिक याद रखना है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फिर वही ज्योमेट्री बना लो जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोडिक्ट करती है, जैसे sp की लीनियर, sp2 की ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे, sp3 की टेट्राहेड्रल, sp3 की टेट्राहेड्रल, sp3d की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बिल्कुल ऐसे, sp3 की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 की ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद अगर कोई लोन पेयर होगा वो लोन पेयर रख लो एट द मिनिमम रिपल्शन पोजीशन। यहां पे लीनियर में कभी कोई लोन पेयर होगा नहीं, अगर यहां पे लोन पेयर होगा तो तीनों में कहीं पे भी लोन पेयर रख सकते हैं, यहां पे रखेंगे लोन पेयर। डू नॉट काउंट लोन पेयर व्हाइल राइटिंग द शेप। जब हम लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, ये शेप जो है ये शेप बन जाती है बेंट शेप, तो हम बोलते हैं बेंट शेप। लेकिन अगर अब बॉन्ड ही रहेगा कोई लोन पेयर नहीं, तब हम बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहां पे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हम ऐसे बनाते हैं, टेट्राहेड्रल हम ऐसे बनाते हैं। तो अब अगर लोन पेयर होगा यहां पे भी ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब कहीं पे भी लोन पेयर रख सकते हैं, यहां पे हम लोन पेयर रखेंगे तो इसके बाद ये जो बन जाएगा, ये शेप जो बनती है ये पिरामिडल बनती है, इसीलिए हम बोलते हैं जब एक लोन पेयर होगा तो पिरामिडल। अब अगर दो लोन पेयर होंगे, दूसरा यहां पे रखेंगे तो शेप जो बनती है वो बेंट शेप बनती है, जैसे वाटर को हम बोलते हैं ये बेंट है। तो ये है वेस्पर थ्योरी का मेन चीज। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इसके बाद इसके बाद sp3d में मिनिमम रिपल्शन पोजीशन जो होती हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशंस होती हैं, तो लोन पेयर को अगर रख सकेंगे तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, उतना हमारे पास अभी टाइम है ही नहीं। यहाँ पे क्लियर और थोड़ा सा क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है। XeF4 की शेप निकालो। अगेन पहला स्टेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे, इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 × 4 डिवाइडेड बाई 8, 7 4 28 प्लस 8 इज 36 divided by 8, 8 4s are 32, 4 कैरी डिवाइडेड बाय 2, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2, 2 1s 2 2s, ये आएगा 4 + 2 जिसमें 4 बॉन्ड पेयर और जिसमें 2 लोन पेयर है, तो 6 इसकी ज्योमेट्री, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। sp3d2, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, वही ज्योमेट्री बना लो जो sp जो मतलब हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करती है, तो ये बनेगा xe और xe में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करती है। प्लेस द लोन पेयर एट द मिनिमम रिपल्शन पोजीशन। मिनिमम रिपल्शन पोजीशन अगर आपको याद होगा, मैंने बोला यहां पे 2 लोन पेयर है, एक को यहां पे रखेंगे, एक लोन पेयर को यहां पे रखेंगे। अब डू नॉट काउंट लोन पेयर्स व्हाइल राइटिंग द शेप। लोन पेयर्स को काउंट नहीं कर रहे व्हाइल राइटिंग द शेप, तो जब हम शेप बनाएंगे वो बनती है स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। द आंसर इज स्क्वायर प्लेनर। अब अगर एक लोन पेयर होता, तब एक ही लोन पेयर होता, वो नीचे हम रखते हैं तो शेप बन जाती ऐसे, तो तब बनता नीचे स्क्वायर, ऊपर बनता पिरामिड, हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। तो अगर शाबाश 3 मतलब 2 लोन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर, अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल या तो स्क्वायर बाइपिरामिडल टर्म यूज करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ। अगेन बॉन्ड लेंथ का सवाल है। मैंने फिर अभी एक सवाल बोला कि बॉन्ड लेंथ में पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालो, फिर %s कैरेक्टर देखो। पहले बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम फिर %s कैरेक्टर। %s कैरेक्टर में पहले हाइब्रिडाइजेशन से %s कैरेक्टर देखो, उसके बाद बेंट रूल निकालो, उसके बाद बेंट रूल जो है उसको यूज कर लो। समझ में आया? अब मुझे एक बात बोलो, यहां पे CO का बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे किससे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलता है 3। क्यों? क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। ये मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर कैसे 3 आता है। CO3 2- रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ऐसे हैं, शाबाश, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। रेजोनेंस जिस मॉलिक्यूल में होती है उसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं 1 + नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अपॉन सिग्मा बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड है 1, सिग्मा बॉन्ड्स है 3, ये आएगा 1.33 इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब CO2 जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे है, तो इसमें CO बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। अगर हम एक CO बॉन्ड देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। तो मैंने अभी बोला बॉन्ड लेंथ जब निकालनी होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर CO, तो CO जो है उसकी लेंथ सबसे कम होगी। फिर इसमें 2, इसमें 1.33, तो ये बड़ा ये छोटा, तो आंसर होगा ये। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Among the following the weakest one is, इस पे लिखा है कोवलेंट बॉन्ड, इस पे लिखा है, शाबाश, पेज नंबर 106 पे लिखा है आयनिक बॉन्ड, 131 पे लिखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो वैन डर वाल्स फोर्स है। वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक फोर्सेस होते हैं, तो द आंसर इज द वीकेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज वैन डर वाल्स फोर्सेस।
मूविंग ऑन, द नंबर ऑफ आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इन NH4Cl। अगर आपको पता होगा NH4Cl हम बार बार लिखते हैं NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो एक कैटायन ये एनायन, तो एक आयनिक बॉन्ड तो है, लेकिन एक हर एक ऑप्शन में है। आयनिक बॉन्ड तो कन्फर्म है, एक है। अब कोवलेंट बॉन्ड अगर होगा तो वो NH4 में होता है, तो NH4 जो होता है वो ऐसे होता है। अगर आप लोगों ने सीखा होगा, ये होगा H H H एंड H, यहाँ पे होता है एक कोवलेंट बॉन्ड। NH4 पॉजिटिव की शेप ये है Cl नेगेटिव, तो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड या सीधे ये कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड, तो 3 कोवलेंट, और ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 3 कोवलेंट एंड एक कोऑर्डिनेट, ये वाला ऑप्शन है, ये इसका आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सेम स्ट्रक्चर। अगेन सेम स्ट्रक्चर की बात आएगी। सेम स्ट्रक्चर में अगेन देखो, फिर से वेस्पर थ्योरी जो है वो आपको क्लियर होगी इस सवाल से। अब पूरा, अगर इससे पहले वाले सवाल में थोड़ा सा मतलब आप फंस गए, इस वाले सवाल से पूरा क्लियर होगा। कैसे? PH3 सबसे पहले निकालो हाइब्रिडाइजेशन। मैं लिखूंगा यहाँ पे PH3, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, नाइट्रोजन फैमिली का है, हाइड्रोजन में 7 लेते हैं, तो 21 + 7 ये आएगा 26 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 * 24, 2 कैरी डिवाइडेड बाई 2, 2 and 2 कैंसल, तो ये आएगा 3 + 1 = 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। पहले वही ज्योमेट्री बनाएंगे जो हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करती है, जो है टेट्राहेड्रल। प्लेस, लेकिन एक लोन पेयर है, प्लेस द लोन पेयर एट एनी पोजीशन, बिकॉज टेट्राहेड्रल में ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। तो हम क्या करेंगे, ऑल द पोजीशंस आर आइडेंटिकल, तो ये ज्योमेट्री जो बनती है, इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं पायरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री जो होती है PH3 की, वो क्या होती है? पायरामिडल। अगर आपको याद होगा, ऐसे वैसे ड्रैगोज रूल के हिसाब से अगर देखा जाएगा, PH3 में बॉन्ड एंगल 90 होता है। यहाँ पे ओनली प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? बॉन्डिंग में। तो आप बोल सकते हो शाबाश। अगर आपको ड्रैगोज रूल नहीं आता है, आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ऑल्दो ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, यहाँ पे ड्रैगोज रूल लगेगा। चलो ड्रैगोज रूल को साइड में रखते हुए मुझे BCl3 निकालो। BCl3 शाबाश। BCl3 मुझे बोलो, BCl3 में कैसे निकालोगे आप? हाँ, तो यहाँ पे अगर हम PH3 देखेंगे तो PH3 में नॉर्मल ऑल द 3 जो होंगे, 3 बॉन्ड्स होंगे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। शाबाश। क्यों? अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल, जो अभी नहीं पता, अभी नहीं चाहिए। तो ये है 5 प्लस ये कितना आ जाएगा? 7 × 3 डिवाइडेड बाई 8, 7 3 = 21 + 5, वो कितना आ जाएगा? 26 डिवाइडेड बाई 8। तो 26 डिवाइडेड बाई 8 जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 3 = 24 + 2/2, तो ये भी आएगा 3 + 1 = 4, sp3। तो यहाँ पे असली पायरामिडल होगी। क्यों असली पायरामिडल होगी BCl3 में? शाबाश। 7 × 3 नहीं, सॉरी गलत लिखा मैंने। 7 3 + 7 × 3 ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगा ओनली 3। तो यहाँ पे कोई ड्रैगोज रूल नहीं लगेगा, सीधे sp2। तो ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ये तो या ऐसे होगा, असल में ये ऐसे ही होगा। आप पायरामिडल भी 2 मिनट के लिए मान लो, फिर भी ऑप्शन गलत है। इसके बाद SO2 एंड NH3। SO2 में निकालो 6 + 6 × 2 डिवाइडेड बाई 8, 6 2 = 12, ये आ गया 18 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 = 16, 2 कैरी 2/2, 2 and 2 कैंसल, 2 + 1 = 3, 3 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो S जो होगा एक लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। पहले हम वही शेप बनाएंगे जो हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करती है, वो ये है। उसके बाद प्लेस द लोन पेयर एट द मिनिमम रिपल्शन पोजीशन sp2 में ऑल द ओनली sp3d में ख्याल रखना है। sp sp2 sp3 में सारी पोजीशंस एक जैसी है। अब यहाँ पे O मुझे पता है O डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जो डू नॉट काउंट लोन पेयर वाई राइटिंग द शेप, तो ये शेप जो होती है बेंट शेप होती है। NH3 बिल्कुल पायरामिडल आ जाएगा इसी फॉर्मूला से। अब मैं डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन पे आ जाऊंगा। यहाँ PCl5 एंड SF6 भी देख लो। PCl5 एंड SF6 भी आप देखोगे, PCl5 एंड SF6 भी आप देखोगे। PCl5 फॉस्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, तो ये आ जाएगा 7 × 5 डिवाइडेड बाई 8, तो 35 आएगा 40 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, सिंस कोई लोन पेयर है ही नहीं, sp3d में सीधे मुझे बोलो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3d में सीधे ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, हर जगह क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन, कोई लोन पेयर है ही नहीं। SF6 तो 6 + 7 × 6 डिवाइडेड बाई 8, 42 + 6 = 48 डिवाइडेड बाई 8, वो आ जाएगा 6, यानी कि sp3d2। तो यहाँ पे भी कोई लोन पेयर नहीं है, तो sp3d2 नॉर्मली ऑक्टाहेड्रल होता है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है? ये ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, क्योंकि कोई लोन पेयर है ही नहीं। तो ये ये क्या है? ये ट्राइगोनल पायरामिडल, और ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल।
टेट्राहेड्रल, तो ये भी सही नहीं है। NH4 पॉजिटिव एंड शाबाश NH4 पॉजिटिव एंड SO4 2 माइनस। तो अब बचा यही एक ऑप्शन देखेंगे। इसमें 5 + 7 × 4 - 1 प्लस का मतलब है -1 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाएगा 28 + 5 इज 33 - 1 इज 32 डिवाइडेड बाई 8, ये आएगा 4 यानी कि sp3। तो प्योर टेट्राहेड्रल क्योंकि कोई लोन पेयर है ही नहीं, इसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी। SO4 2 माइनस, तो 6 + 6 × 4 -2 का मतलब +2 डिवाइडेड बाई 8, तो 24 + 2 इज 26, ये भी आएगा 32 डिवाइडेड बाई 8, ये भी 4, कोई लोन पेयर नहीं, तो sp3 प्योर टेट्राहेड्रल। सो द प्योर जिनकी स्ट्रक्चर सेम होगा। ड्रैगोज रूल ऑल्दो मुझे छेड़ना नहीं था, फिर भी अगर आपको ने मतलब पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई परेशानी नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Shabash. Moving on to the next one. Which one of the following pairs of species has the same bond order? 130 molecular orbital theory में bond order अभी आपको बोला था कैसे CO का bond order 3 है। तो जब भी bond order आएगा तो MOT में हम ये याद रखेंगे, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये बिल्कुल ये ऐसे, ये सारे एक लाइन पे, ये सारे एक लाइन पे, तो ये भी इसी पे है, ये सारे एक लाइन पे एक लाइन पे एक लाइन पे। ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शाबाश। हाँ, अब बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे 20, इन सभी जो नीचे वाली लाइंस है इन सबों का बॉन्ड ऑर्डर होता है। शाबाश, नीचे वाली लाइन का बॉन्ड ऑर्डर होगा 0, बॉन्ड ऑर्डर होगा 0। इसका 0.5, इसका 1, इसका 1.5, इसका 2, इसका 2.5, इसका 3, एज सिंपल एज एनीथिंग। 0 मतलब बिल्कुल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 0 4 8 20 का 0, 1 3 5 7 9 19 का 0.5, 2 6 10 18 का 1, 11 17 का 1.5, 12 16 का 2, 13 15 का 2.5, 14 का 3। तो पहले मैं इससे पहले वाला दिखाऊंगा CO। ये है 6, इसमें 8, तो 6 + 8 इज 14, ये 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर 3, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। तो इसीलिए मैंने अभी बोला था कि CO का बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अब यहाँ पे देख लो, पहले है CN नेगेटिव एंड CN पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स ढूंढो बस। कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, माइनस का मतलब है +1, तो यह आ जाएगा 14 यहाँ पे देख लो, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो कितना आ जाएगा 3। CN पॉजिटिव, तो CN पॉजिटिव मुझे देखना है सेम बॉन्ड ऑर्डर, ये कितना है 6, ये है 7, प्लस का मतलब है -1, तो 13 - 1 इज 12, 12 यहाँ पे ढूंढो, 12 ये है, 12 का बॉन्ड ऑर्डर, 12 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? शाबाश, 12 का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, 12 का बॉन्ड ऑर्डर होगा, ये है 8, ये है 9 10 11 12, 12 का बॉन्ड ऑर्डर ये है 11 12 13 एंड 14, 12 का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, दोनों का सेम है नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मुझे बोलो, दूसरा ऑप्शन है क्या? वन से जल्दी जल्दी, क्या है दूसरा ऑप्शन? O2 माइनस एंड CN माइनस। O2 मतलब 2 ऑक्सीजन, तो 8 2s आर इज 16, -1 मतलब +1, 16 + 1 इज 17, ढूंढो यहाँ पे 17 ये है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। शाबाश। CN का तो अभी निकाला 14 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, बोलो मुझे नेक्स्ट वन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सब कुछ सम यही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, NO पॉजिटिव एंड CN पॉजिटिव। NO पॉजिटिव में शाबाश, इसमें 7 प्लस शाबाश, ये कितना आ जाएगा 8 -1, तो 8 + 7 इज 15, -1 इज 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। शाबाश। NO, तो 8 + 7 -1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आएगा 3, तो ये आ जाएगा 6 + 7 दैट इज कितना -1, तो 13 - 1 इज 12, 14, 12 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2, तो ये भी सेम नहीं। अब यहाँ पे मुझे बोलो, यहाँ पे मुझे बोलो, शाबाश। ए है C के 6, N के 14, N के
7, 7 माइनस का मतलब है +1, तो 13 + 1 इज 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर ऊपर दिया हुआ है 3। n जो है n है 7, o है 8, प्लस का मतलब है -1, तो 15 - 1 इज 14, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3, तो इसका मतलब है आंसर आएगा ये। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी किसी का 10 निकलेगा, दूसरे का 18, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1, किसी का 1, 3, 5, 7, 9, 19 में कुछ भी निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5। और ये भी याद रखना, कोई चीज़ जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 यानी कि कोई बॉन्ड है ही नहीं उस मॉलिक्यूल में, वो एग्जिस्ट नहीं होता है। जैसे Li2, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है शबा, Li2 ने क्या है, जैसे He2 लिखेंगे, He2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो 2 + 2 इज 4, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं होती है क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर होता है 0। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द पेयर हैविंग द सेम बॉन्ड ऑर्डर, अगेन सेम बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। हम पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, इसमें 7 + 6 8, यह आएगा 15, इसमें आ जाएगा शाबाश, इसमें आएगा 6 + 8, यह आ जाएगा 14। तो 15 वाले का कितना है, 15 वाले का कितना है 2.5 एंड 14 वाले का है 3, मतलब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है। N2 मतलब 14, O2 मतलब 8 2 इज 16, O2 मतलब 16, तो वापस आ जाएंगे 14 वाले का 3, 16 वाले का 2, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं। तो इसके बाद क्या है O2 माइनस इज 8 2 इज 16, -2 मतलब +2, ये आ जाएगा 18, B2 में आ जाएगा सीधे 5 × 2 दैट इज 10। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1, 10 का भी बॉन्ड ऑर्डर 1, तो डायरेक्टली आंसर होगा दोनों 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 18 इलेक्ट्रॉन से, बिल्कुल ऐसे ही ये भी निकालेंगे 97। इसके बाद 98, इसके बाद क्या है 98, द 98 मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बॉन्ड एंगल कंपैरिजन, पेज नंबर 108 केमिकल बॉन्डिंग में लिखा है। बॉन्ड एंगल कंपैरिजन का सवाल जब भी आता है, शाबाश, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन का सवाल जब भी आता है, सबसे पहले देखा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल जब भी आएगा पहले देखा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। sp, sp2, sp3 आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसमें बॉन्ड एंगल होता है कितना शाबाश 180 डिग्री लीनियर होता है, इसमें 120 डिग्री, इसमें 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन से सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कैरेक्टर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कैरेक्टर है। अब अगर बॉन्ड एंगल जो है, अब अगर बॉन्ड एंगल जो है शाबाश, बॉन्ड एंगल जो है वो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम निकली, दूसरा चीज देखा जाता है लोन पेयर से। किससे देखा जाता है, लोन पेयर से। तो लोन पेयर अगर डिफरेंट निकले तो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो उस टाइम जिसमें रिपल्शन ज्यादा उसमें बॉन्ड एंगल कम, यानी कि हम सीधे बोलेंगे बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब अगर लोन पेयर सेम आ गए, अब अगर लोन पेयर क्या आ गए सेम, तो उस टाइम सबसे पहले देखा जाता है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की का साइज देखा जाता है। फिर अगर सेंट्रल एटम भी सेम होता है फिर सराउंडिंग एटम्स का साइज देखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम सेम है तो उनकी बात ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे NO2- आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे क्योंकि S कैरेक्टर तो वैसे ही पता चलेगा, वैसा ये आएगा 5 + 7 × 2 सॉरी 6 × 2 + 1, तो 5 + 12 शाबाश डिवाइडेड बाय 8, तो 12 + 1 13 + 5 इज 18 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 इज 16, 2 कैरी 2/2 एंड ये आ गया 2 + 1, 2 + 1 इज 3, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 NO2 पॉजिटिव। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी 5 + 6 × 2 में डायरेक्टली लिखूंगा 12 - 1 डिवाइडेड बाय 8, तो 12 + 5 ये आएगा 16 डिवाइडेड बाय 8, वो आएगा 2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। तो ऐसे ही इसकी निकालो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 आती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 आती है। तो sp2 में परसेंट S कैरेक्टर 33.33%, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, sp में होगा 180 डिग्री। सो द आंसर इज NO2 क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। यहाँ पे डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन ने निकाला, शाबाश, हाइब्रिडाइजेशन से हमने बॉन्ड एंगल निकाला।
अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर्स एंड, शाबाश, अब मैं ये मिटा रहा हूं। इसके बाद क्या है, शाबाश, इसके बाद क्या है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्पीशीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। तो अगेन हाइब्रिडाइजेशन से ही सीधे पता चलेगा, कैसे, NH2 माइनस, तो ये आएगा 5 + 7 × 2 - 1 मतलब +1 डिवाइडेड बाई 8, तो 7 2s are 14 + 1 is 15 + 5 is 20 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 2s are 16, 4 कैरी डिवाइडेड बाई 2, 2 1s 2 2s, तो इसमें 2 + 2 आ गया, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, लेकिन मुझे कह रहा है 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 एक लोन पेयर, ये सही नहीं है। PCl3, फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो यह आएगा 7 × 3 डिवाइडेड बाई 8, 21 + 5 is 26 डिवाइडेड बाई 8, 8 3s are 24, 2 कैरी डिवाइडेड बाई 2, 2 and 2 कैंसल, ये आ गया 3 + 1, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, इसी में है, द आंसर इज PCl3। ऐसे ही वाटर में आते हैं, मुझे पता है 2 लोन पेयर कैसे, 7 × 2 है हाइड्रोजन प्लस, शाबाश, 6 डिवाइडेड बाई 8, तो 14 + 6 कितना आ जाएगा, 20, 20 डिवाइडेड बाई 8, 8 2s are 16 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s 2 2s, ये आएगा 2 + 2, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये भी सही आंसर नहीं है। 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। इसके बाद, शाबाश, इसके बाद लास्ट वन इज BF3। तो BF3 में, शाबाश, बोरॉन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 7 × 3 डिवाइडेड बाई 8, तो 21 + 3 is 24 डिवाइडेड बाई 8, 8 3s are 24 + 0 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, तो 3 + 0 is 3, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। So the only option that बच जाता है, that is PCl3। Moving on to the next one। सबसे अच्छा सवाल एंड सबसे लास्ट सवाल जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज सेम फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी जिसको आप बोलते हो, बॉन्ड एनर्जी जो है ये इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। It is directly proportional to bond order and inversely proportional to bond length। देखो I के बीच में सिंगल बॉन्ड, Br के बीच में सिंगल बॉन्ड, Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड, Ff के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो सबों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, यहां पे डिटरमाइन करेगा बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ जो है Cl2, देखो आपने पढ़ा है फ्लोरीन डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो F2 की मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर जो आएगा वो F2 की बॉन्ड लेंथ कम, शाबाश, फॉलोड बाय, शाबाश, F2 की बॉन्ड लेंथ कम, फॉलोड बाय Cl2, फॉलोड बाय Br2, फॉलोड बाय I2। तो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर जो आएगा यह है बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर उल्टा आना चाहिए, क्या, शाबाश, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर जो आना चाहिए वो उल्टा आना चाहिए, दैट इज F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये है, लेकिन जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, चाहे O2 हो, चाहे F2 हो, चाहे N2 हो, चाहे शाबाश N2 हो, O2 हो या F2 हो, जिनमें क्या होगा, जिनमें लोन पेयर होता है, तो F2 जो है F का साइज छोटा है और यहां पे लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड होता है वो वीक बन जाता है, बिकॉज ऑफ बॉन्ड लेंथ। इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो कम होती है। बाकी सारे ऑर्डर तो सेम रहते हैं, Cl2 Br2 I2, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर तो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ Cl2 की कम है। अब आप बोलोगे सर इसमें भी तो लोन पेयर रिपल्शन है, लेकिन इसका साइज बड़ा है, लोन पेयर रिपल्शन बहुत कम है, तो लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट नहीं कर पाता है, इसलिए F जो है, F की बॉन्ड एनर्जी देखा गया है एक्सपेरिमेंटली Br2 के बाद आता है, तो ऑर्डर आता है Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन F2 एंड ग्रेटर देन I2। शाबाश, तो इसका ऑर्डर आएगा Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन F2 एंड ग्रेटर देन I2। थैंक यू। ये आज का पेपर जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, आज का पेपर जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में मतलब क्या, केमिकल बॉन्डिंग के अच्छे खासे सवाल थे, NCERT ओरिएंटेड सवाल थे, कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस में दिमाग लगा, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे जिनमें दिमाग, जिसने पढ़ा होगा उसी को आया होगा। तो अब ज़्यादातर सवाल बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी पे आ जाते हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे, अगर मुझे बॉन्ड
बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना होगा। बॉन्ड लेंथ कैसे हम कंपेयर करेंगे? शाबाश, बॉन्ड लेंथ में सबसे पहले देखा जाता है बॉन्ड बिटवीन सेम एटम्स है और डिफरेंट एटम्स। अगर डिफरेंट एटम्स है तो डायरेक्टली देखा जाता है साइज। अगर डिफरेंट एटम्स है डायरेक्टली देखा जाता है साइज, यानी कि बॉन्ड लेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे HF, HCl और HBr और HI में अगर आपको मैं बॉन्ड लेंथ बोलूंगा तो H एंड ये बॉन्ड लेंथ हर एक में अलग अलग, मतलब बॉन्ड जो मैं कंपेयर कर रहा हूं वो अलग अलग है, बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स है। H का साइज सेम है तो I का साइज बड़ा है तो ऑर्डर आएगा ये, HI का साइज बड़ा होगा। लेकिन अब अगर बॉन्ड बिटवीन सेम एटम्स होगा, जो मेरे इस क्वेश्चन में जो भी सवाल था वो बॉन्ड बिटवीन सेम एटम्स होता है, तो बॉन्ड बिटवीन अगर सेम एटम्स होगा तो उस टाइम हम क्या देखते हैं? उस टाइम हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हम देखते हैं परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर में सबसे पहले हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। परसेंट एस कैरेक्टर में सबसे पहले देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन में शाबाश जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसका एस होता है मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, वो बॉन्ड लेंथ कम होती है, यानी कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परसेंट एस कैरेक्टर। यानी कि sp अगर हाइब्रिडाइजेशन, sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन, तो sp बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, sp2 थोड़ी सी बड़ी होगी, और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन निकला तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। इसके बाद अब अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आ गई तब क्या हम देखते हैं? उसके बाद हम यूज करते हैं बेंट रूल। अब बेंट रूल क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेंट रूल का मतलब क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस एटॉमिक और उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहता है, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा? कम, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल का परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज करता है, कम हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो वो सब कुछ चीजें बेंट रूल में आपको देखनी है, लेकिन बेंट रूल सबसे लास्ट में देखा जाएगा। पहले ये चीजों से हम देखेंगे किसकी बॉन्ड लेंथ, सॉरी और एक चीज है, शाबाश, और एक चीज है यहां परसेंटेज एस कैरेक्टर से पहले भी और एक चीज है, वो है बॉन्ड ऑर्डर। परसेंटेज एस कैरेक्टर से तो बॉन्ड ऑर्डर में, उसके बाद परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो बॉन्ड ऑर्डर में हम क्या बोलेंगे? शाबाश, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यानी कि डबल बॉन्ड अगर होगा, ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ कम होगी, फॉलोड बाय डबल बॉन्ड, फॉलोड बाय सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखना, पहले देखते हैं बॉन्ड बिटवीन सेम एटम्स है कि बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स, उसके बाद देखा जाता है शाबाश बॉन्ड ऑर्डर। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आ गया, उसके बाद परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर में पहले हाइब्रिडाइजेशन, सबसे बाद में क्या? बेंट रूल। और एक बात, अब अगर बॉन्ड एंगल कंपेयर करना होगा, बॉन्ड एंगल कंपेयर करना होगा, बॉन्ड एंगल में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में सीधे बॉन्ड एंगल जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। यानी कि sp का ज्यादा होगा, फॉलोड बाय sp2, फॉलोड बाय sp3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मुझे बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन सेम निकली, उसके बाद देखे जाते हैं लोन पेयर। अगर लोन पेयर डिफरेंट निकला, अगर लोन पेयर डिफरेंट निकला तो हम क्या बोलते हैं? जिसमें लोन पेयर ज्यादा उसमें रिपल्शन ज्यादा, और बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। अब अगर लोन पेयर भी सेम निकले, उसके बाद हम दो और चीजें देखते हैं। एक हम देखते हैं सेंट्रल एटम, एक देखते हैं सराउंडिंग एटम। हम कहते हैं बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग एटम्स, एंड बॉन्ड एंगल जो होता है ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। साइज ऑफ सेंट्रल एटम, या हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं बॉन्ड एंगल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइज एटम, यहां सेंट्रल एटम, यहां पे बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स। तो वो हम लास्ट में देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज तो पहले। अब यहां पे लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, अब अगर इंपॉर्टेंट, और यहां पे हम सेंट्रल एटम में हम याद रखेंगे, शाबाश, सेंट्रल एटम में हम याद रखेंगे, या सराउंडिंग एटम्स में हम याद रखेंगे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन जब भी आएगा, फ्लोरीन के लिए हमेशा बॉन्ड एंगल, अगर सराउंडिंग एटम्स में फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल हमेशा कम होगा, फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल हमेशा कम होगा। सबसे NF3, NH3, NCl3, NBr3 कंपेयर करना है, सबसे पहले NF3, बाद में उनमें जो भी देखना होगा ऑर्डर देखेंगे, कि पहले देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर एंड ऑल।
पहले हाइब्रिडाइजेशन से निकला, फिर देखेंगे लोन पेयर से निकला, सेंट्रल एटम से भी नहीं निकला, या ना हाइब्रिडाइजेशन से, ना लोन पेयर से, ना सेंट्रल एटम से। उसके बाद देखेंगे सराउंडिंग एटम। अगर सराउंडिंग एटम में फ्लोरीन है उसका काम, पहले ही नहीं बोलेंगे फ्लोरीन का काम, अगर सराउंडिंग एटम में फ्लोरीन है उसका काम। हाँ, और एक बात इंपॉर्टेंट यहां पे है, अब अगर क्या है, अब अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर जीरो, हाइब्रिडाइजेशन सेम एंड नो लोन पेयर, तब बॉन्ड एंगल सेम होता है। तब हम कुछ भी नहीं देखेंगे, बॉन्ड एंगल सेम होगा। मैं आपको बोलूंगा CH4 और CCl4 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3, इसमें भी जीरो लोन पेयर, इसमें भी जीरो लोन पेयर, इन दोनों का बॉन्ड एंगल क्या होगा, सेम। तो ये आप याद रखोगे। और बॉन्ड एनर्जी भी हमने याद रखा। लास्ट थिंग इज MOT आप देखोगे, MOT में हम क्या देखेंगे, शाबाश, MOT में हम क्या देखेंगे, MOT में शाबाश हम बनाएंगे एक टेबल। उस टेबल में हम ऐसे बनाएंगे, शाबाश, ऐसे बनाएंगे हम MOT में। मैं लिखूंगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0। इन इलेक्ट्रॉन्स का अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 0.51 1.52 2.5 एंड 3, 13 का होता है 3। तो बॉन्ड ऑर्डर निकला। उसके बाद मुझे पता है बॉन्ड लेंथ अगर निकालनी होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालनी होगी, बॉन्ड एनर्जी बोलो या बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलो, वो जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर स्टेबिलिटी निकालनी होगी, स्टेबिलिटी जो है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन अब अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो स्टेबिलिटी देखनी होगी, तब हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर BMO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन वो कब, जब क्या निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम, वो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। तो स्टेबिलिटी। और यहां पे हम और एक बात बोलते हैं, शाबाश, क्या, जो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं पैरामैग्नेटिक, इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होते हैं वो होते हैं डायामैग्नेटिक, एक्सेप्ट अगर 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा और 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें B2O2 या कोई भी 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर आ गया, वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। ऑल्दो इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वो MOT एक्सप्लेन करती है। और एक बात कि अगर बॉन्ड ऑर्डर निकला 0, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 निकला, हम बोलेंगे मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल जो है ये एग्जिस्ट नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने बॉन्ड पैरामीटर्स में पढ़ते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एंगल। अब अगर बॉन्ड एनर्जी है तो बॉन्ड एनर्जी में सिंपल पहले देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो पहले देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम, तब हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ, और वही रूल लगाएंगे जो हमने बॉन्ड लेंथ के में लगाए कि बॉन्ड बिटवीन सेम एटम है कि बिटवीन मल्टीपल एटम्स, वही रूल्स लगाएंगे। अगर बिटवीन सेम एटम्स है तब हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर भी अगर सेम है तब हम देखेंगे परसेंटेज कैरेक्टर, पहले हाइब्रिडाइजेशन से फिर बेंट रूल से। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। पेपर अच्छा था, पेपर कॉन्सेप्चुअल था, पेपर टफ भी नहीं था, पेपर ईजी भी नहीं था, सारा NCERT ओरिएंटेड था। बाकी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में और एक बार मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।